हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी मंडी सचिव की तीसरी क्लास है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मुद्रा और पूंजी बाजार। अंग्रेजी में से बोलते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे पूरा डिटेल से। आज की क्लास काफ़ी लंबी है, 20 पेज का तो सिर्फ कंटेंट है जो आपका थ्योरेटिकल कंटेंट है। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। आप देखोगे जैसे मुद्रा होती क्या है, क्या कार होते हैं, फिर शेयर मार्केट के बारे में पूरा जान जाओगे आप, कैसे शेयर लेते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, सेबी क्या होता है, कैसे रेगुलेट करता है, प्राथमिक मार्केट क्या होता है, द्वितीयक मार्केट क्या होता है ना। इस प्रकार से फिर आगे बॉन्ड क्या होता है, शेयर क्या होता है, प्रतिभूतियाँ किसे बोलते हैं, फिर सेंसेक्स कैसे काम करता है, जो बीएसई वगैरह निकलता है, निफ्टी निकलता है, बुल किसे बोलते हैं, तेजड़िया किसे बोलते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर फंड इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल हैं। ये सारी चीज़ें आज आप जान जाओगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, जैसा हमने शुरुआत में बोला था कि हम 2 क्लासेज आपकी डेमो क्लास के रूप में देंगे, टोटल 2 क्लासेज। तो एक क्लास, पहली क्लास आप लोगों को मिल गई थी। सेकंड क्लास ये है जो आपको डेमो क्लासेज के रूप में दी जाएगी। तो ये क्लास भी यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद इस कोर्स की कोई भी क्लास अब डेमो क्लास के रूप में नहीं दी जाएगी। मीन्स बाकी की सारी क्लासेज आपकी ऐप पर आएंगी। बहुत अच्छे से समझना। अगर यहाँ आप लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो ये सारा कंटेंट कहीं पे भी सर्च कर लो, मिल जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ। लेकिन अगर किसी से एक टर्म भी पूछ ले कि क्या है इसका मतलब, जैसे अभी मैं बताऊंगा, तो नहीं समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स इसीलिए टफ है कि आपको लिखा हुआ समझ में ही नहीं आएगा। बहुत कठिन भाषा होती है इसकी और समझ में नहीं आता है। ठीक है, पहले हम आप लोगों को बताए दे रहे हैं कि जो टॉपिक थे आपके विशेष सब्जेक्ट के, जो इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, सांख्यिकी रिलेटेड थे, 20 नंबर का है, उसको हमने 26 टॉपिक्स में डिवाइड किया था, है ना। 26 टॉपिक्स में पहले पर क्लास आ गई है, ये तो यूट्यूब पर दे दी गई थी। सेकंड क्लास सिर्फ आपकी ऐप पर दी गई है। और थर्ड क्लास और डेमो क्लास के रूप में आपकी कहाँ है? यूट्यूब पर भी रहेगी, ऐप पर रहेगी। इसके बाद सारी क्लासेज आपकी ऐप पर आएंगी बैच के अंदर। ठीक है, और ये है तीसरा क्या? मुद्रा और पूंजी बाजार का टॉपिक। आगे करके फिर आपका टॉपिक आएगा भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन। ये भी बड़ा टॉपिक है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली। ये जितने भी टॉपिक हैं, कोई भी टॉपिक 15 पेजेस से कम का नहीं है, सारे बिग टॉपिक्स हैं। तो अब आप लोग समझ लो, अगर रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 15-15, ये जैसे 20 पेज की ये हो गई है, 18-20-22 की ये थी, और 10 की ये थी, तो टोटल 50+ पेजेस तो आपके पास अभी हो जाएंगे 3 क्लास के बाद। तो इस तरीके से आपको बहुत डिटेल में, और जब क्लास हो रही है, इसीलिए स्टार्टिंग की 7-8 क्लासेज अल्टरनेट डे पर ली जा रही हैं, कि शुरुआत में जब आपकी समझ बन जाएगी ना, हर चीज़ बार बार दोहरा लोगे, फिर लास्ट की क्लासेज में हमें हर एक टर्म समझाना नहीं पड़ेगा दोबारा। आप तुरंत गैस कर पाओगे, जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप समझ पाओगे। तो शुरुआत की क्लासेज बहुत समय दे के आप लोग बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करना। आप लोगों के पेड ग्रुप में ऑलरेडी हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए गए। ठीक है, किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चन आए हो, आईएएस, पीसीएस, किसी में भी, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं आपके पास। आप देखो, जो टॉपिक करा दिया गया, उस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को अपने एंड से उसको सॉल्व करना है, समझना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट है अपने नोट में ही नोट डाउन करते जाना है। ये सारे स्टार्टिंग के टॉपिक हैं जो आएंगे, ये देख लो, बार बार इन टॉपिक को पढ़ो, तो कम से कम सबसे पहले आपको सिलेबस याद होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। क्या है मुद्रा और पूंजी बाजार? टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों के थोड़े से डाउट हैं। जैसे एक डाउट बार बार आ रहा है कि बीटेक बीटेक अलाउ होगा कि नहीं होगा। देखिए, आयोग ने कुछ क्लियर नहीं किया है। इस आयोग की हमेशा से स्ट्रेटजी रही है कि ये क्लियर नहीं करते हैं। ये कब बताएंगे? जब आपकी फाइनल लिस्ट देंगे उसमें। उसके पहले अगर आप लोग आरटीआई वगैरह डाल पाओ तो डाल लीजिए, आयोग से पूछ के आइए, शायद नहीं कंफर्म करेंगे। सेम वन दरोगा में किया था इन्होंने ऑनर्स वालों के साथ, और लास्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो यहाँ पर ये है, ये क्लियर नहीं करेंगे। लेकिन जो इन्होंने टर्म लिखा है बैचलर डिग्री इन साइंस, तो अगर इन्हें बीएससी लेनी ही होती तो बीएससी किसी टॉपिक से बोल देते, किसी सब्जेक्ट से, कि बीएससी इस सब्जेक्ट से होनी चाहिए तभी हम लेंगे। अगर इन्होंने साइंस कर दिया, बैचलर डिग्री इन साइंस, उसका सिंपल सा मतलब होता है, चाहे आप मैथ से भी हो ग्रेजुएशन, चाहे आप साइंस से हो, चाहे टेक्नोलॉजी से हो, चाहे इंजीनियरिंग से हो,
ये सारी चीज़ें स्टेम जो होता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये सारी साइंस में आती हैं सारी डिग्रियां। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये आप लोग एलिजिबल हो, लेकिन आखिरी जो बोला वो आयोग क्लियर करेगा, या तो अपने एंड से क्लियर कर लो। होता क्या है, सपोज करो आपने ये चीज़ छोड़ दी, एग्जाम छोड़ दिया इस चक्कर में कि एलिजिबल नहीं हो, अच्छी पोस्टें हैं, हायर लेवल की पोस्टें हैं किसी भी मामले में, यूपी पीएससी के 2-4 पोस्टें छोड़ दो, 2-3 पोस्ट, उनके बाद की जो भी पोस्ट हैं ये पोस्ट उनसे किसी भी मामले में कम नहीं है। पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है, सारे किसानों से डीलिंग है, और किसानों के रेवेन्यू जिससे वो किसान कमाता है आजीविका, उस जगह पे आप बैठे हो, तो बहुत बढ़िया पोस्ट है। अगर आपने इसको छोड़ दिया इस चक्कर में, और लास्ट में जिन लोगों ने जो बीटेक थे एग्जाम दे दिया उन्हें लास्ट में ले लिया, तो फिर दुख होगा। तो या तो आप लोग क्लियर कर लो आयोग से जाके आरटीआई डाल के, या फिर मैं एडवाइज करूंगा कि आप जाके एग्जाम दो, जो आपका काम बनता है, आपके हैंड में बनता है, वो आप काम करो। ठीक है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हिंदी मीडियम में है तो इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। उनके लिए ये है कि पहली क्लास आप देखो, सेकंड देखो, जितने भी मुख्य मुख्य कीवर्ड्स इंग्लिश में लिख दिए जाते हैं और बताए जाते हैं। हालांकि जीडीपी जीएनपी तो पूरी इंग्लिश में ही बताई है कि जी को आप एन में कैसे कन्वर्ट करोगे, डी को आप एन में कैसे कन्वर्ट करोगे, ग्रॉस को नेट में, डोमेस्टिक को नेशनल में, सारी चीज़ें। तो इकोनॉमिक्स बिना इंग्लिश के काम नहीं होता है। जितने कीवर्ड्स हैं वो सारे आपको इंग्लिश में बताए जाएंगे, बाकी थ्योरी पूरी हिंदी में। इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलेंगी। बैच का बता दिया, बैच जीएस रेवोल्यूशन ऐप पर ही है। हाफ सीटें आपकी फुल हो गई, कल मैंने डाला था 102 थी रात में, आज सुबह तक ये 120 प्लस हो गई हैं। तो ऐसे करके लगातार स्टूडेंट ले रहे हैं, हमें टोटल 270 स्टूडेंट्स ही लेने हैं। उसके बाद अगर कोई कितना भी बोलेगा, देखिए क्योंकि हमें लिमिटेड सीटें बैच रखना है, तो हम नहीं लेंगे। तो जो लोग भी इस इंतजार में है कि देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर आप एलिजिबल हो, आपको लगता है एग्जाम देना है, तो आप बिल्कुल लेट मत करो। अगर आपको आगे चल के बैच लेने का सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो तो कोई बात नहीं, आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो। अब बात करते हैं मुद्रा और पूंजी बाजार। क्योंकि मनी मार्केट है, तो मनी मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा होती क्या है ना। सामान्यतः आप जानते हो रुपये पैसा वही होती है मुद्रा, जो आप जान रहे हो, लेकिन उसके आगे भी चीजें होती हैं मुद्रा में, है ना। तो पहले मुद्रा जान लेते हैं, फिर आगे चल के और चीजें देखें। मनी क्या होता है, एक ऐसा, यहां नॉर्मली समझो मनी क्या है, विनिमय का साधन है। विनिमय क्या होता है, जब आप कोई चीज लेते हो, अदला बदली करते हो, तो आप उसे मुद्रा दोगे, वो आपको वस्तु देगा या सेवा देगा। तो यह एक विनिमय का माध्यम है जो सामान्य रूप से सभी को स्वीकृत होता है, उसे मुद्रा कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, पहले क्या होता था, गोल्ड होता था ये, उसके पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, बार्टर सिस्टम। उसमें अगर आपके पास एक चीज है और दूसरे व्यक्ति के पास दूसरी चीज है, आपको इसकी चीज चाहिए तो आपको वो दे देगा और आप उसे अपनी चीज दे दोगे, ये होता था। एक समय ऐसा आया था जब गाय को विनिमय का माध्यम बना लिया था। हर चीज का मूल्य गाय के रिस्पेक्ट में होता था, खासतौर से वैदिक काल में, कि ये चीज 2 गाय बराबर, इतना खेत 3 गाय बराबर। तो गाय एक विनिमय का माध्यम बन गई थी। आगे चल के मुद्रा आई, तो पहले गोल्ड चांदी तांबे के सिक्के आए, फिर आ गई कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा को बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, फिलहाल यही चल रही है पूरी दुनिया भर में। अब देखते हैं, यह एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग वस्तु तथा सेवाओं की खरीदने हेतु किया जाता है। तो माध्यम है, जैसा मैंने बोला, दुनिया में कोई भी चीज आप उठाओ, या तो वो वस्तु होगी या सेवा होगी जो आपको जरूरत होगी। जब आप इन चीजों को उठाओगे, ठीक है, तो वस्तु या सेवा में से इसे आपको अगर खरीदना है तो आपको चाहिए मुद्रा। और मुद्रा किसका काम करती है, विनिमय के माध्यम का। सामान्य अर्थ में मुद्रा स्टॉक में प्रचलित नोट होते हैं, सिक्के होते हैं, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में जमा राशियां होती हैं। ठीक है, क्या क्या हो गए, जो आपके पास करेंसी रखी है वो, प्लस जो आपका बैंक में जमा है। तो टोटल बाकी लोगों का भी बैंक में जमा होगा, तो जिसका जितना पैसा बैंकों में जमा है प्लस जो करेंसी है, वो टोटल मिला के कहलाती है मुद्रा। ठीक। अब मुद्रा के काफ़ी सारी अवधारणा है, जैसे M1, M2, M3, M4। संकीर्ण मुद्रा होती है, ये विस्तीर्ण मुद्रा होती है, अति विस्तीर्ण मुद्रा होती है। ये सारी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को पढ़ाई जाएगी जब मौद्रिक नीति वाला टॉपिक आएगा, उसका पार्ट है। तो यहाँ पर केवल मुद्रा जानना जरूरी है कि मुद्रा है क्या। मुद्रा की विशेषताएं क्या होती हैं,
इसे आम सहमति से विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब सब लोगों की सहमति हो, कभी कभी किसी आश्रम में जाते हो आप, उसके टोकन ही चलते हैं, मुद्रा नहीं चलती। आपने वो टोकन ले लिए और टोकन से ही सारी चीजें मिल रही हैं आश्रम के अंदर। तो वहां विनिमय का माध्यम क्या हो गया? टोकन। टोकन ने रिप्लेस कर दिया किसको? मुद्रा को। क्योंकि आम सहमति है यहाँ के लोगों में कि हाँ हमें इसको एक्सेप्ट करना है। कहीं कहीं देखते हो कि 10 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का, या किसी जगह पर 50 पैसा, वैसे 50 पैसा चल रहा है देश में, लेकिन कहीं कहीं शायद अब 50 पैसा शायद बंद हो गया, लेकिन कहीं कहीं ये चल रहा है क्योंकि आम सहमति है लोगों की, वो लेते हैं। 1 रुपए भी कहीं कहीं, जो 1 1 रुपए के छोटे सिक्के हैं, किसी किसी शहर में आजकल नहीं लेते हैं क्योंकि आम सहमति नहीं है। हालांकि ये जो मुद्रा जो चलती है बहुत ही लीगल टेंडर मनी सरकार के आदेश से चलती है। अगर सरकार के आदेश से जो मुद्रा चल रही है उसे आप नहीं लोगे तो आप पर केस हो सकता है, आपको जेल हो सकती है। तो इसे लेना अनिवार्य होता है वैसे तो, लेकिन जैसा मैंने बोला कि आम सहमति उससे भी बड़ा एक तथ्य है जो होना चाहिए। मुद्रा का एक ज्ञात मूल्य होता है, जैसे 100 रुपये है तो 100 रुपये का नोट आपको पता है। सामान्यतः इसके वजन की तुलना में इसका मूल्य अधिक होता है। सपोज करो 1,000 रुपये का नोट है जो कि अब बंद हो चुका, तो 2,000 का ले लेते। 2,000 रुपीज का नोट है, इसका बनाने का जो वैल्यू होता है 2,000 रुपये, हो सकता है 2 रुपये या 3 रुपये पड़े कॉस्ट। तो इसकी कॉस्ट तो 2 से 3 रुपये है, लेकिन इसका जो मूल्य है वो 2,000 है। तो इसकी तुलना में जो मुद्रा की कॉस्ट है उसकी तुलना में मुद्रा का मान बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए बोलते हैं इसे सांकेतिक मुद्रा। पहले क्या होती थी? पूर्ण मूर्तिमान मुद्रा चलती थी। पूर्ण मूर्तिमान मुद्रा क्या है? कि जो मुद्रा का वैल्यू है, उसका कॉस्ट है, वही उसका मान भी होता था। जैसे सोने का सिक्का है, अब सोने के सिक्के का मान है 2,000 रुपये, तो उसका वजन भी इतना होगा कि अगर सिक्का सोना बेचोगे जो सिक्के में लगा है तो भी वो 2,000 का हो जाएगा। पहले ये मुद्राएं चलती थी, अब जाके कौन सी आ गई हैं? सांकेतिक मुद्राएं। ठीक, ये सारे मुद्रा के रूप है। अब मुद्रा का कार्य क्या होता है? विनिमय का माध्यम है, चीजों को चेंज करने का, एक्सचेंज करने का माध्यम है। लेखा की इकाई है, अगर आपको किसी चीज का हिसाब किताब करना है कि ये चीज कितने की, वो चीज कितने की, टोटल कितने रुपए का बजट बना, तो वो क्या मुद्रा के रूप में ही करोगे। प्रत्येक वस्तु एवं सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है। मूल्य का संचय है, अगर आपको पैसा संचय करना है, बैंक में जमा करना है, तो आप क्या करते हो? 1,00,000 रुपए जमा है हमारे बैंक में, वो मूल्य का संचय हो गया, धन का संचय हो गया, कि जितना मुद्रा आपके पास है वो आपके उतने धन का संचय। अगला है, देखो जैसा मैंने बोला ना, ये अगर लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब इसमें दे दिया आस्थगित भुगतानों हेतु मानक, क्या समझोगे इससे? चलिए मैं फिर से लाइन पढ़ देता हूँ। ना केवल वस्तुओं तथा सेवाओं के वर्तमान लेन देन हेतु सुविधा प्रदान करती है, बल्कि भविष्य के लेन देन की सुविधा भी प्रदान करती है। क्या मतलब हुआ भविष्य का लेन देन? कैसी सुविधा? हल्का सा इसमें बताऊंगा। भविष्य का लेन देन क्या होता है? आपने कोई चीज उधार ले ली, ठीक है, कि ये चीज अभी आप हमें दे दो, हम आपको भविष्य में इतने रुपए चुका देंगे, इसकी सुविधा भी मुद्रा प्रदान करती है। जो लोन हम ले लेते हैं उसको भविष्य में ब्याज के साथ चुकाते हैं, ये हो गया आस्थगित लेन देन, इसकी सुविधा भी मुद्रा क्या करती है? प्रदान करती है। तो इकोनॉमिक्स में यही है, अगर किसी चीज को समझाओगे 5 या 10 लाइनें, हो सकता है 4 6 वर्ड्स में ही समझ में आ जाए। फिर आते हैं, अब आ जाते हैं वित्तीय बाजार, जो आपका मनी मार्केट है, और कैपिटल मार्केट, दोनों किसके प्रकार है? वित्तीय बाजार के, फाइनेंशियल मार्केट के। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट जानना जरूरी है, वित्तीय बाजार होता क्या है। तो जो चीज़ अंग्रेजी में नहीं है वो मैं मुंह से बोल के भी बता देता हूँ कि वित्तीय बाजार क्या है। फाइनेंशियल मार्केट ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या क्या काम हो? वित्तीय लेन देन करने वाले संस्थान हो। कौन कौन? बैंक, एनबीएफसी। जब बैंक का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा बैंकों के बहुत टाइप होते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होता है, सहकारी बैंक होता है, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल जो आपके मिनी फाइनेंशियल बैंक, माइक्रो फाइनेंशियल बैंक, ये होते हैं। इसके बाद आप आगे चले जाओ तो होते हैं डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड वगैरह जैसे, है ना। फिर आ जाते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऐसी कंपनी जो लोन नहीं देती हैं, है ना, आम लोगों को।
एनबीएफसी आ जाती हैं सारी, चिट फंड आ जाते हैं, ये सारे संस्थान हैं अलग अलग तरीके से। और जो लोकल लेवल पे साहूकार वगैरह होते हैं वो भी होते हैं। फिर दूसरा इसमें क्या होना चाहिए वित्तीय बाजार में, लिखत, मतलब जो भी आप लेन देन कर रहे हो उसका एक आपके पास प्रूफ होना चाहिए लिखित में। तो लिखत या उपकरण, कोई उपकरण होने चाहिए, जैसे बॉन्ड्स या शेयर। बॉन्ड्स हो गया आपका लिखत, शेयर हो गया आपका उपकरण। संगठन होने चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज जैसे, है ना, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसए, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे संगठन होने चाहिए। विनियामकी निकाय, किसी भी जगह पर अगर कोई व्यवस्था बनानी है, उसे ग्रोथ करनी है, तो कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए, तो ये रेगुलेटर्स होते हैं। ध्यान रखो रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं इंडिया में, एक है आरबीआई, दूसरा है सेबी, तीसरा है आईआरडीए, जो पैसों से संबंधित ये सब रेगुलेट करते हैं। आरबीआई कैसे करता है, सबसे पहले तो जितना भी आपके बैंक है इनको रेगुलेट करता है, जितने भी बैंक है, बैंकों का रेगुलेशन आरबीआई के पास होता है। इसके बाद दूसरा रेगुलेशन आरबीआई के पास होता है मनी मार्केट का, बॉन्ड्स का। ये सेबी के पास होता है आपका किसका, कैपिटल मार्केट का पूरा। अब कैपिटल मार्केट आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इसका पूरा रेगुलेशन, जिसमें आपका शेयर मार्केट भी आ जाता है, म्यूचुअल फंड्स आ जाता है, और भी चीजें आ जाती है। इसका नियामक सेबी है, यही नियम बनाता है, यही देख रेख करता है, यही गड़बड़ी पे कार्रवाई करेगा, ये सेबी करेगा। आईआरडीए क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इंश्योरेंस से संबंधित रेगुलेशंस ये करती है। अब आ जाते हैं वित्तीय बाजार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, यही हमको पढ़ना है, यही हमारा टॉपिक है। ये इसके पहले जो जानकारी ली है आपका बेस बनाने के लिए दी गई है। मनी मार्केट क्या होता है, ठीक है, देखो इसके बारे में चार पांच तथ्य जान लो, समझ जाओगे। एक तो इसमें अल्पकालिक लेन देन होता है, अल्पकालिक मतलब एक वर्ष या उससे कम, इसको बोलते हैं अल्पकालिक। तो जो मनी मार्केट होता है इसमें अल्पकालिक लेन देन होता है, केवल बॉन्ड्स तक सीमित है, और इसका रेगुलेटरी कौन है, इसका रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई। इसके बारे में तथ्य, इसका संबंध अल्पकालिक एक वर्ष तक के वित्तीय लेन देन से है, यह केवल बॉन्ड्स से संबंधित है, जैसे वाणिज्यिक बिल, वाणिज्यिक पत्र। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, कॉमर्शियल बिल क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, सब पर बात करेंगे आगे, ठीक है। इसमें सामान्य जनता की भागीदारी सीमित होती है, बॉन्ड जो होते हैं ना, अब बिल्कुल शून्य तो नहीं होती है, मैं बताता हूं क्यों नहीं होती। किसान बचत पत्र एक प्रकार का बॉन्ड होता है, सरकार जारी करती है और आम लोग भी खरीदते हैं इसको, ठीक है। महंगाई से सुरक्षा के लिए कई सारे बॉन्ड सरकार, गोल्ड वाले बॉन्ड सरकार जारी करती है, तो इसमें क्या होते हैं, आम लोग भी खरीदते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है पहले तो समझ लो, कुछ शब्द समझ लो, दो तीन शब्द जो आगे यूज होंगे ज्यों के त्यों आपको आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला समझो, सबसे पहली चीज बताऊंगा, एक शब्द आता है सिक्योरिटीज, इसे बोलते हैं हिंदी में प्रतिभूति। सिक्योरिटीज मतलब होता है, इसमें सब आ जाते हैं आपके, बॉन्ड हो चाहे तो उसे भी सिक्योरिटी बोलेंगे, चाहे शेयर हो तो उसे भी सिक्योरिटी बोलेंगे, और कोई लिखत हो या म्यूचुअल फंड हो, सब आपके किस में आ जाएंगे, प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज में आ जाएंगे। ये सारी प्रतिभूतियां हैं। तो अगर कहीं पर प्रतिभूति शब्द का यूज हो रहा है तो समझ लेना या तो बॉन्ड की बात हो रही है, या शेयर की, या ऐसी कोई रिसिप्ट की बात हो रही है, सब आ जाएगा, हर एक चीज आपकी सिक्योरिटी में। ये कॉमन वर्ड है। अब आते हैं बॉन्ड, यहाँ पर जगह है, यहाँ पे बताता हूँ बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक प्रकार का सिर्फ और सिर्फ कागज होता है, जो बॉन्ड साइन करते हो ना आप देखे होगे, एक कागज होता है जिस पर लिखा होता है कि इतने का बॉन्ड है, ठीक। सपोज करो 100 रुपए का बॉन्ड है, तो इस पर डेट पड़ी होगी एक, तो डेट में क्या होगा कि जिस दिन बॉन्ड परिपक्व हो जाएगा वो डेट होगी, तो वो आगे की डेट होती है। 100 रुपए का बॉन्ड है, 2024 में जारी किया, और इस पर डेट पड़ी है 2025 की, तो 2025 में जिस व्यक्ति के पास एक बॉन्ड होगा उसे क्या करेंगे, 100 रुपए मिल जाएंगे, ये कहानी होती है। तो बॉन्ड एक व्यक्ति या एक कंपनी जारी करता है, खास तौर से इंडिया में बॉन्ड कौन कौन जारी करता है, या तो गवर्नमेंट होती है,
या वित्तीय संस्थान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं या कंपनियां होती हैं, या फिर जो म्यूनिसिपालिटीज वगैरह होती हैं वो होती हैं सरकारी, जो भी संस्थान है वो, इन्होंने बॉन्ड जारी किया। तो जो बॉन्ड जारी करेगा उससे चूंकि पैसे की जरूरत है तो वो क्या कर रही, बॉन्ड जारी कर, वो इसे मार्केट में दे देगी। मार्केट में जो इसे खरीदेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। अब ये पैसा क्या 100 रुपए का बॉन्ड है, ये 100 देगा, नहीं, ये कटौती पर जारी होते हैं, मीन्स इसे कम में बेचना होगा। 100 रुपए का हो सकता है 90 में बेचे, 1 साल का बॉन्ड है, ये बोलेगा 90 में ले लो। लेकिन जब 1 साल जब बॉन्ड परिपक्व हो जाएगा तो इसी को गवर्नमेंट ने अगर बेचा तो गवर्नमेंट उस व्यक्ति को 100 रुपये देगी और बॉन्ड अपना वापस रख लेगी, जो परिपक्वता अवधि है। तो ये 10 रुपये जो बीच के होते हैं ब्याज होता है, ठीक है। तो बॉन्ड हमेशा पुनर्कटौती पर मिलते हैं, पहले ही कटौती करके बेचना पड़ता है उनको। जब सामने वाला व्यक्ति वो समय उसका बॉन्ड का पूरा हो जाए तो वो उसे भंजा सकता है, उतने रुपए उसको मिल जाते हैं। जो रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं वो क्या होता है, उसका ब्याज होता है। तो एक प्रकार से ऋण इकट्ठा करने का साधन है बॉन्ड। तीसरी चीज है शेयर। शेयर आप किसी उसमें कंपनी में इक्विटी खरीदते हो, कंपनी के जो शेयर हैं तो उसका एक भाग खरीद रहे हो, एक हिस्सा खरीद रहे हो। आप या तो मालिक बनोगे या कुछ भाग आपको मिल जाएगा, मालिकाना हक नहीं भी मिला तो भी आपको एक भाग मिल जाएगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। ये होता है शेयर। ठीक, फिर से आ जाते हैं अपने काम पर। इसमें क्या है, सामान्य जनता की भागीदारी तो होती है लेकिन सीमित होती है। संगठित तथा असंगठित क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं। मैंने पहले बताया था कि संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, वो कंपनियां जो रजिस्टर्ड होती हैं, अपना सुनियोजित खाता रखती हैं, लेबर नियमों का पालन करती हैं। मतलब इस एक प्रकार से देखो कि जो ठीक ठाक कंपनियां हैं वो आती हैं संगठित में, जो सरकार की नज़र में होती हैं। असंगठित क्षेत्र में क्या आता है कि वो कंपनियां जो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, सरकार को पता भी नहीं है कि कितना कमा रहे हैं, कितने लोगों को रखा हुआ है, क्या कर रहे हैं, ये होता है असंगठित क्षेत्र। तो इस वाले मार्केट में दोनों क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड क्या है, कोई भी खरीद सकता है आगे चल के। और इसका रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। आगे चलते हैं मुद्रा बाजार के और आगे विस्तार से जान लेते हैं क्या क्या खंड है इसके। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में बैंक आ जाता है, और बैंकों के द्वारा जारी और प्लस अन्य कंपनियों के द्वारा जारी कुछ साधन होते हैं, वो भी इसी का रूप होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल, ये केवल गवर्नमेंट जारी करती है। वाणिज्यिक पत्र, वाणिज्यिक या तिजारती पत्र, कॉमर्शियल पेपर, ये बड़ी कंपनियां जो बड़ी उच्च मिल्कियत वाली कंपनियां हैं, हाई वेल्थ वाली कंपनियां, वो जारी करती हैं। कॉमर्शियल बिल, ये कम कम आय वाली या कम मिल्कियत वाली, अब कम मतलब ये नहीं है कि 1000-2000, मीन्स अगर यहाँ पे 5000 या 2000 करोड़ वाली कंपनी होगी तो यहाँ पर क्या होगी, 100 करोड़ रुपए वाली कंपनी, ये जारी करती है कॉमर्शियल बिल। फिर आता है बचत प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये क्या होता है, जो आपने बैंक में जमा किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपने कोई पैसा जमा किया, कम से कम यहाँ पर 25 लाख जमा करने होते हैं, उसकी आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है कि इन्होंने इतना जमा किया। इस रिसिप्ट से आप ट्रेड कर सकते हो बाजार में। तो ये क्या हो गया, बचत प्रमाण पत्र। और आखिरी हो गया मुद्रा, मांग मुद्रा बाजार, कॉल मनी मार्केट। ये बैंकों के आपस में होते हैं। सपोज करो बैंक है दो, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है। अब बैंक क्या होते हैं, बैंकों को जैसे बोला गया सरकार ने, जब बोला कि बैंक पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा आपको कि बैंकों के पास जितना पैसा जमा में होता है वो पैसा अपने पास नहीं रखते हैं, वो लोन पे देंगे। अगर अपने पास रखेंगे तो डूब जाएगा बैंक। वो पैसा वो ज़्यादा ब्याज दर पे लोन पे दे देते हैं। सरकार ने कुछ रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि 4% तो इसका आपको CRR, आरबीआई अब 4.5 कर दिया, ठीक है, 4.5% तो आपको इसको आरबीआई के पास रखना होगा कैश में, जिसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिर 18.5% आपको अपने पास रखना होगा, या तो आप कैश में रखो और या फिर गोल्ड में रखो, या सरकार की आप कोई भी बॉन्ड वगैरह ये सब खरीद के रखो। इन 3 चीज़ों के अलावा आपको कहीं और नहीं रख सकते हो। इतना पैसा लिक्विडिटी बनी रहे कि आपने जो पैसा जमा किया है आम जनता का या कंपनियों का, आपसे वो मांगने आए तो कम से कम इतना पैसा आपके पास रहे कि इनको दे पाओ। लेकिन क्या हर टाइम ऐसा होता है क्या, कई बार कोई बड़ा अमाउंट निकालने आ गया तो बैंकों के पास नहीं होता।
तो एक बैंक के पास नहीं होता है, तो ये आपस में दूसरे बैंक से ब्रांच से मंगा लेते हैं वहीं की वहीं। इनका अपना एक रेट शेयर मार्केट की तरह डेली उतार चढ़ाव होता है। तो या तो ये क्या 2 दिन का ये उधार होता है, क्योंकि 1-2 दिन बाद इनके पास पैसा आ जाता है, या दूसरी ब्रांच से ये मंगा लेते हैं तो चुका देते हैं, ठीक है। तो 1-2 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का होता है। तो ये होता है मांग मुद्रा बाजार। आगे चल के बहुत डिटेल में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, तो फिर से समझाऊंगा। अब आ जाते हैं मुद्रा बाजार के लिखत या उपकरण क्या है। ट्रेजरी बिल। पहले गवर्नमेंट 14 दिन का भी ट्रेजरी बिल जारी करती थी, है ना। अब ये बंद कर दिया। अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो कौन सा? केवल केंद्र सरकार जारी करती है। वर्तमान में 3 प्रकार के ट्रेजरी बिल होते हैं। बॉन्ड है एक प्रकार के, ठीक है, ये सारे। इसमें क्या होता है? 91 दिन का या 182 दिन का या 364 डेज का। इतने दिनों के ये ट्रेजरी बिल होते हैं। पहले 14 दिन का था, लेकिन 2001 में से समाप्त कर दिया। तो जैसा मैंने बोला, ये सारे ऋण प्राप्त करने के उपकरण हैं। उपकरण, ठीक है। सरकार बॉन्ड बनाएगी, एक पेपर पे लिख देगी इतने रुपए का बॉन्ड है, हम देते हैं, हमें इतना पैसे में दो। तो वो किसी आदमी के पास नहीं जाएगी, जो बॉन्ड का इनका अपना मार्केट है वहां पे जाके भेज देगी। जिसे भी खरीदना है वो व्यक्ति उसको खरीद लेगा। बॉन्ड हमेशा कम पैसे में, जितना उसका रेट है उससे कम में बेचे जाते हैं, जिससे कि जब वो परिपक्व हो जाए तो उस व्यक्ति को उतना फायदा हो जाए। आगे आते हैं। अगला रूप क्या है? वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर। ये क्या होता है? इससे एक उच्च निबल संपत्ति वाली, जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि जो हाई नेट वेल्थ वाली कंपनियां हैं वो कॉमर्शियल पेपर जारी करती हैं। जो लो नेट वेल्थ वाली कंपनियां हैं वो सीबी, कॉमर्शियल बिल से काम चलाती हैं, ठीक है। क्योंकि लो वाली पे कोई भरोसा नहीं करेगा, इजीली भरोसा नहीं करेगा, तो बैंकों में जाके नहीं भजा सकते, वो कहाँ भजाएंगे? आपस में एक दूसरे को। तो वो कॉमर्शियल बिल हो जाता है। तो इसे एक उच्च निबल संपत्ति वाली कंपनी द्वारा बैंक को अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है। तो जैसे टाटा कंपनी है, इसे चाहिए कि आज ज़रूरत होगी इसे 5 करोड़ रुपए की, ये एक कॉमर्शियल पेपर बनाएगा 5 करोड़ का, और किसे दे देगा? किसी भी बैंक को, आईसीआईसीआई को इसने दे दिया। इस पर होगा कि ये बॉन्ड इतने दिन का है, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर 6 महीने का है, 8 महीने, जो भी हो, ये बोल देगा, और बैंक को ये दे देगा। बैंक इतना पैसा इनको दे देंगे, ये चलता है। इन पे इतना भरोसा होता है कि आगे चल के दे ही देंगे। यह एक असुरक्षित प्रतिभूति है, क्योंकि कई बार अच्छी कंपनियां हो, मान लिया जैसे किंगफिशर वाले हैं, तो उन्होंने क्या कॉमर्शियल पेपर नहीं दिए होंगे, बहुत सारे जारी किए होंगे, लेकिन डूब गए। तो कभी कभी ये क्या होता है, पैसा डूबता भी है। इसके अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। जैसा मैंने बोला कि बॉन्ड जो होता है उसका जो मूल्य अंकित है उस पर छूट दी जाती है। तो पहले व्यक्ति कम में खरीदता है, जब वो परिपक्व हो जाता है तो वो जिससे खरीदा है उसको या मार्केट में इसको बेच सकता है, ठीक है। फाइनली ये उसी के पास जाएगा जिसका बॉन्ड है फाइनली, और उसको उतना ही पे करना होगा जितना इस पे लिखा है। तो इसके अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। यह न्यूनतम 5 लाख रुपए का होता है। पहले 25 लाख का ये भी न्यूनतम होता था, शायद अभी गवर्नमेंट ने इसमें चेंज किया होगा। इसकी परिपक्वता अवधि क्या? 14 दिन से लेकर 1 वर्ष तक हो सकती है। तो कम से कम 14 दिन का हो सकता है और अधिकतम 1 वर्ष का। यह बड़ी कंपनियों की कार्यशील पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जो भी बड़ी कंपनी है उन्हें पूंजी क्या है? पूंजी, उनकी बहुत सारी ब्रांच है, दुनिया भर का काम होता है, ठीक है। तो ये हर बार इतना आसान नहीं है। अब आ गया ना ये सारी चीज़ें, तो यूपीआई वगैरह आ गया, तुरंत ट्रांसफर। लेकिन जब आप ज़्यादा पैसा यूपीआई से कितना करते हो? लिमिट है ना यूपीआई पर। बैंकों पर भी लिमिट है, बैंक से आप जो ट्रांसफर करते हो। चालू खाते पर लिमिट है। तो जब आप बड़े ट्रांजेक्शन करने हैं तो फिर पूंजी के बहुत सारे साधन अलग अलग होते हैं, वो चाहिए होते हैं हर व्यक्ति को। तो ये पूरा मार्केट ही पूंजीपतियों का है। और आप देखोगे ना, असली पैसों का खेल यही होता है। जिसको इन चीज़ों की समझ है ना, वो व्यक्ति कुछ भी लगाए बिना लाखों रुपए कमाता है, बहुत आसान। आगे चलते हैं, कॉमर्शियल बिल पर बात करते हैं। सीबी, वाणिज्यिक बिल बोलते हैं इसे। हाँ, क्या होता है ये वाणिज्यिक बिल? यह एक व्यावसायिक फर्म द्वारा दूसरी व्यावसायिक फर्म को ऋण अंतरण के बदले प्रदान किया जाता है। मीन्स यहाँ पर, वहाँ पे क्या था कि
एक बड़ी कंपनी जारी करती है, और वो किसको जारी करती है? बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर एक कंपनी जारी करती है दूसरी कंपनी को। सपोज करो एक कंपनी है जिसको बनाना है, लकड़ी वाला काम कर रही है, ठीक है, बड़ा बड़ा फर्नीचर, IKEA है जैसे फर्नीचर बना रही। और दूसरी कंपनी है जिसके पास लकड़ी है, टिम्बर वाली कंपनी है। अब इसे लकड़ी चाहिए, तो ये क्या करेगी? इसके पास लेकिन पैसा नहीं है, तो इसको कॉमर्शियल बिल जारी कर देगी कि ये लीजिए कॉमर्शियल बिल, हमें इतनी लकड़ी दे दीजिए, इतने टाइम बाद, जो भी बिल पर लिखा हुआ है वो डेट लिखी होती है कि इतने टाइम बाद ये पैसा आप हमसे ले लेना। ऐसे जारी होता है एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी। सामान्यतः ये कंपनियां कम आय वाली होती हैं, कम वेल्थ वाली। यह एक व्यवसायिक फर्म द्वारा दूसरी व्यवसायिक फर्म को ऋण अंतरण के बदले प्रदान किया जाता है। यह भी एक असुरक्षित प्रतिभूति है। जैसा मैंने बोला, सुरक्षित प्रतिभूति केवल वो होती है जो गवर्नमेंट जारी करती है, उसे बोलते हैं गोल्ड प्रतिभूतियां, ठीक है। बाकी सब असुरक्षित ही होती हैं। यह छोटी कंपनियों के लिए कार्यशील पूंजी का एक स्रोत है। चौथा, बचत प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अभी मैंने बताया था, ये एक प्रकार का FD ही होता है ना। FD जब आप कराते हो तो आपने देखा होगा FD में क्या होता है। तो इसमें आपका जो जमा है उसके बदले आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है, और इस रिसिप्ट का बस अंतर इसमें क्या होता है कि इस रिसिप्ट का आप बाजार में लेन देन कर सकते हो, मार्केट में बेच सकते हो, यहाँ से पैसा कमा सकते हो इस रिसिप्ट से। यह एक बॉन्ड है जो बैंक द्वारा निधि जमाकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। निधि मतलब फंड। यह न्यूनतम 25 लाख का होता है और 1 लाख के गुणक पर होता है। जो CP होता है आपका कॉमर्शियल पेपर, वो भी 1 लाख के गुणक पर ही होता है ना। अगर 5 लाख है तो अगला 6 लाख ही होगा, ये नहीं कि 5 लाख 10,000, 5 लाख 20,000। इन्हें छूट पर जारी किया जाता है। जैसा बोला, जो अंकित मूल्य होता है उस पर छूट दी जाती है। यह आवधिक जमा मीन्स जो आपने किया, ठीक है, जो आपने जमा किया आपको ये जारी करेंगे। तो अगर इन्होंने जारी कर दिया कि आपके पास 25 हैं, तो बैंक इनको कम में देगी, छूट पर जारी करेगी। ये हो सकता है बैंक इनको 24.5 लाख में दे, और लास्ट में इस व्यक्ति को 25 तो मिलनी है क्योंकि इसके जमा है, ठीक है। तो ये 24.5 लाख का अपने पास लेके चला जाएगा, उसका वो पूरे में ट्रेड करेगा, सारी चीजें करेगा, और जब इसका पूर्ति हो जाएगी, जो डेट होगी, तो ये 25 लाख रुपए ले लेगा और बॉन्ड दे देगा बैंक को। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होती है वो, यह आवधिक जमा FD के समान ही होता है, किंतु मुद्रा बाजार में इसका विनिमय मोल भाव किया जा सकता है। FD मतलब जान ही रहे होगे, फिक्स्ड डिपॉजिट जो आप कराते हो। फिर अगला टर्म क्या था? अंतर बैंक मांग मुद्रा बाजार, इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। आपस में, बैंकों के आपस में इंटर बैंक की बात हो रही। बैंकों के दैनिक लेन देन की पूर्ति करने हेतु, तरलता बनाए रखने हेतु इनका उपयोग होता है इस मार्केट का। यह बैंकों के रोजमर्रा के आंतरिक लेन देन के अंतरण से संबंधित है। इसके तहत अल्पकालिक ऋण एक बैंक दूसरे को देता है, ठीक है, सामान्यतः 1-2 दिनों के लिए या अधिकतम 14 दिनों के लिए। और इनकी ब्याज दर ज्यादा होती है, कम टाइम वाले है ना, ब्याज दर ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है ब्याज दरों में, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और ये ब्याज दर RBI को मदद करती है जब RBI रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जारी करती है। तो ऐसे ऋणों पर भारित ब्याज को क्या बोलते हैं? कॉल मनी रेट, CMR कहा जाता है, जो बाजार द्वारा निर्धारित होता है। उस दिन का रेट अलग होता है हर दिन का। आपने नाम सुना होगा लिबोर, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, मिबोर मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, इसी से संबंधित है। ये सब इंटर बैंक मनी मार्केट है, कॉल मनी मार्केट। तो लिबोर और मिबोर भी याद करना, यहां से पूछे जाते हैं। यह तरलता के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देता है, और ये टर्म बहुत बार UPPCS में तो बहुत बार पूछा गया है, UPSC में भी पूछा गया। मौद्रिक नीति संचालन हेतु CMR कॉल मनी रेट एक मापदंड की तरह कार्य करता है। जो मौद्रिक नीति संचालन होती है RBI जो जारी करती है हर 2 माह में,
है ना। तो उसके लिए क्या होता है, एक मापदंड की तरह कार्य करता है। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसे ही पूछेंगे कि कॉल मनी रेट का कार्य क्या होता है, या किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें इससे निर्धारित होती हैं, तो ये भी दे देंगे। तो हर एक पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है, चाहे वो थ्योरी के फॉर्म में हो चाहे समझाने के, आपको याद होना चाहिए और समझ बननी चाहिए। आगे चलते हैं। हुंडी। हुंडी देखी होगी ना, अगर कोई थोड़ा सा गांव ग्रामीण एरिया का हो तो बोलते हैं क्या हुंडी कमाने गए थे। प्राचीन काल में बहुत चलता था ये नाम। होता क्या है, एक प्रकार से ये गैर संस्थागत क्या है, पत्र ही है साहूकारों का। जो लोग साहूकार लोग होते थे वो ये सब काम करते थे आपस में। यह एक असंगठित क्षेत्र बाजार का वाणिज्यिक बिल है, कॉमर्शियल पेपर मान। यह एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को, एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को ऋण अंतरण के बदले जारी की जाती है। ठीक है। कभी मंडी में गए होगे कुछ सामान बेचने, तो मंडी वाले तुरंत पैसा नहीं देते, वो क्या करते हैं, एक पर्ची दे देते हैं, एक सामान्य से पेपर पे वो लिख देते हैं इतने कुंटल ये था, इतना रुपये हुआ है, और साइन कर देते हैं। ऐसे ही हुंडी होती है, एक सामान से पेपर पे साइन करके दे दिया तो लोन मिल जाता है दूसरे व्यक्ति को। इस पर कोई छूट प्रदान नहीं की जाती। हाँ, ये क्या होता है कि इस पर छूट नहीं मिलती है, कि जैसे होता ना पहले कि 25 लाख का लोन है, व्यक्ति ने ले लिया और उसने कितना दे दिया, 25 लाख का बॉन्ड दे दिया, तो 24.5 में भी दे सकता है और कम में दे सकता है। लेकिन इसमें जितने की होगी उतने की ही आपको बाद में मिलेगा। इन्हें अधिकतर विश्वास के आधार पर जारी किया जाता है। आपसी विश्वास होता है दो व्यवसायियों के बीच में, तभी जारी होता है। नहीं तो विश्वास ना हो तो पैसा खा के भाग जाए, आपका पेपर रखा रहेगा, कोई आपने उस पर थोड़ी साइन कराया है, किसी बॉन्ड पर या किसी चीज पर, है स्टाम्प पे थोड़ी लिखवाया कि जो आपको पैसा मिल जाएगा। आजकल तो स्टाम्प पे लिखवाने के बाद भी खा लिया जाता है, तो ये आपसी विश्वास पर जारी किया जाता है। एक संस्था है इंडिया में जो इस टाइप के मार्केटों के लिए माध्यमिक बाजार का कार्य करता है। कौन सी है? डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, DFHI, इसका नाम याद रखना। जो क्या करती है, मुद्रा बाजार का कार्य करती है। किस चीज के लिए? CDCP के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट बाजार पे, ये है पूंजी बाजार। अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल मार्केट। पूंजी मैंने बताई थी, पूंजी क्या होती है, या तो आप कोई मकान कोई भौतिक चीज बनवाएं, या फिर भूमि खरीदें, या कच्चा माल, या फिर कच्चा माल के बाद किसी उसमें मालिकाना हक, कंपनी में मशीन या उपकरण। ये तो हो गई थी पूंजीगत वस्तुएं। जो पूंजी बाजार भी है उसमें आप या तो इकाई खरीदोगे या शेयर खरीदोगे। शेयर खरीदोगे तो कंपनी में एक प्रकार से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका मालिकाना हक खरीद रहे हो, तो पूंजी ही खरीद रहे हो। इन सब चीज से रिलेटेड है। जैसा आपका मुद्रा बाजार 1 साल तक था, 1 साल से ऊपर के जो लेन देन होते हैं वो सारे आ जाते हैं पूंजी बाजार। ठीक है। यह मध्यम और दीर्घकालिक वित्तीय लेन देन वाला बाजार है। मध्यम अवधि क्या कहलाती है? 1 से 5 वर्ष तक। और दीर्घ अवधि क्या कहलाती है? 5 वर्ष से अधिक। इसका लेन देन होता है पूंजी बाजार। इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। बॉन्ड भी जो लंबी अवधि वाले हैं, जो डेटेड सिक्योरिटीज है, ठीक है, वो किस में आती हैं? वो लंबे समय के लिए होती है, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष का भी होता है। लंबे लंबे समय के लिए लोन दिया जाता है, तो एक प्रकार का बॉन्ड ही दिया जाता है उसमें भी। तो अगर 1 साल से ज्यादा का बॉन्ड है तो वो कहाँ आ जाएगा? आपका पूंजी बाजार। और इक्विटी मतलब शेयर, इक्विटी तो है ही इसमें। अब इसका देख लेते हैं कार्य क्या होता है। पूंजीगत संपत्तियों, पूंजीगत संपत्तियां अभी मैंने ऊपर जिक्र किया क्या क्या होती है। इनके लिए वित्त की व्यवस्था करनी हो तो क्या काम करता है आपका पूंजी बाजार। लोक सहभागिता पूंजी बाजार का महत्वपूर्ण घटक है। लोक सहभागिता, सभी लोगों की भागीदारी हो, गवर्नमेंट की भागीदारी, ये सब सहभागिता क्या होती है? पूंजी बाजार का महत्वपूर्ण घटक है। मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र तक सीमित है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर शेयर मार्केट में आपको कुछ खरीदना है तो आपको क्या जाना पड़ेगा? रजिस्टर होना ही पड़ेगा।
किसी भी चीज में। एक होता है ओवर द काउंटर, ओटीसी भी इसी का रूप है, वहां पे भी आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, तब जाके आप लेन देन कर पाओगे। और जब आप रजिस्टर होगे तो आप अपने आप कहाँ आ गए, संगठित क्षेत्र में। और इसका प्रमुख विनियामक कौन है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज मैंने बता दिया, प्रतिभूतियां होती हैं। प्रतिभूतियां सभी के लिए कॉमन टर्म यूज होता है, चाहे बॉन्ड हो तो भी प्रतिभूति होता है, चाहे शेयर हो तो भी प्रतिभूति होता है, चाहे डिबेंचर्स हो, ऋण पत्र हो तो भी उसे क्या बोलते हैं, प्रतिभूतियां ही बोलते हैं। आते हैं पूंजी बाजार में। अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक वित्तीय बाजार होता है, एक वर्ष से ऊपर का। और पूंजी बाजार भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक पूंजी बाजार, दूसरा होता है द्वितीयक पूंजी बाजार। यहां से स्टार्टिंग में समझ लेना, फिर आसान हो जाएगा। प्राथमिक में क्या होता है, कोई कंपनी है, जैसे जोमेटो थी। अब इसे जोमेटो को क्या करना है कि अभी कंपनी बन गई, इसकी अच्छी खासी नेटवर्थ हो गई थी 10,000 करोड़ रुपए, लेकिन शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, ना ही इसने शेयर जारी किए। अब जोमेटो को मार्केट से पैसा उठाना है, तो वो क्या करेगी, अभी तो उसने जो कमाई की है डायरेक्ट अपनी कंपनी बनाई, खर्च किया, लोगों से पैसा कमाया। अब इसे शेयर बेच के अपने पैसा कमाने हैं, तो इसने अपनी कंपनी की वैल्यू लगाई 10,000 करोड़। और इसे टोटल कितने शेयर करने हैं, 100 शेयर इसे जारी करने हैं। ठीक है, 100 शेयर जारी करने हैं, 100 छोड़ दो, 10,000 ही शेयर जारी करने से, 10,000 इसको शेयर जारी करने हैं, और 10,000 करोड़ इसकी संपत्ति। तो जो संपत्ति टोटल वेल्थ होती है वो होती है नेट एसेट वैल्यू, एनएवी, 10,000 करोड़ है। और टोटल शेयर भी इसे 10,000 जारी करने, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर का मूल्य आ जाएगा, एक यूनिट की या एक शेयर का प्राइस आ जाएगा, एक शेयर कितना का होगा, 1 करोड़ का। अब ये इसको देखना होगा कि कितने शेयर जारी करने हैं। अगर 10,000 नहीं करने, सिर्फ 5,000 करने हैं, तो ये अपनी संपत्ति कितनी बेच रहा है, 10,000 करोड़ की टोटल संपत्ति है और 5,000 करोड़ के ये शेयर, ये तो 50 हो गया, 5,000 करोड़ के इसे शेयर क्या करने, जारी करने। तो 50% इक्विटी ये बेचना चाह रहा है मार्केट में। तो ये क्या करेगा, 1 करोड़ का एक शेयर बेचेगा, मार्केट में ये ले आया। तो जब ये शेयर बेचेगा, लाना है इसे, तो इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। अब ये शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, आईपीओ जब इसे लाना होगा तो ये अपना पूरा एक प्रोस्पेक्टस बनाएगा, उसमें लिखेगा कि कंपनी है ए, इसके पास असेट है, हमने टोटल वैल्यू ए लगाई है, जब टोटल वैल्यू ए लगाई है तो हमें इतने शेयर मार्केट में लाने हैं, 50% शेयर हमें लाने हैं मार्केट में, और हमने शेयर का दाम ए रखा। ये सारी चीज़ें जाएंगी सेबी के पास, सेबी इसको पूरा आकलन करेगा, इसकी बॉडी जो होती है अलग अलग, और वो इसको जब अलाउ कर देंगी तो ये क्या करेगा, अभी अभी भी लिस्टेड नहीं है, ये कंपनी अपना आईपीओ लाएगी। आईपीओ लेके आई, लोग क्या करेंगे, अभी जब पहली बार होगा तो ये मूल्य केवल कंपनी डिसाइड करेगी, अभी मार्केट नहीं डिसाइड कर रहा है कि 1 करोड़ का हमारा शेयर है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो ना लो। अब मे बी पॉसिबल कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो इसके पूरे 5,000 शेयर बिक गए, 50% इसकी कंपनी में भागीदारी छिन गई, इसके पास अब बची 50%, और 50% उन व्यक्तियों के पास है जिन्होंने शेयर लिए। हो सकता है वो एक ही व्यक्ति ने पूरे शेयर खरीद लिए तो वो हो गया 50% का मालिक, हो सकता है हजारों व्यक्ति हो तो जिसके पास जितने शेयर हों, टोटल शेयर में से वो डिवाइड करके उतने परसेंटेज निकाल के उतने का वो मालिक हो गया कंपनी। तो जो ये पूरा आईपीओ वाला काम होता है, जब पहली बार कंपनी शेयर लाती है, ये काम होता है प्राथमिक पूंजी बाजार। जब उसका आईपीओ जारी हो जाता है उसके बाद वो कंपनी लिस्ट हो जाती है शेयर मार्केट। आईपीओ जारी होने के पहले लिस्ट नहीं होती, जारी हो गया, लोगों के सामने आ गया बिकने के लिए, फिर वो लिस्ट हो गई। तो यहाँ क्या होता है, पहली बार प्रतिभूति या शेयर की बिक्री की जाती है, जिसे बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। कंपनी निवेशकों को शेयर बेचती है, ओपन जनता को, कंपनी ही मूल्य निर्धारित करती है शेयर का क्या होगा, और इसके लिए फर्मों को क्या मिलता है, जो कंपनी जारी कर रही दीर्घावधि के लिए फंड जुटाती है। अब ये शेयर आप दबाव नहीं डाल सकते हो कंपनी पे कि आप ये शेयर अब वापस लो, हमें चाहिए, कंपनी नहीं खरीदेगी।
आपको अगर शेयर बेचना है तो आप जाओगे द्वितीयक मार्केट में इस शेयर को बेचने। द्वितीयक मार्केट में ही आपका शेयर मांग और पूर्ति के आधार पर जो रेट होगा बिकेगा। अब कंपनी को कोई लेना देना नहीं, कंपनी के पास पैसा आ गए, जितने शेयर उसके बिक गए। हाँ, अब कंपनी के शेयरों का जो एग्जिस्टिंग शेयर है, जो उसने 1 करोड़ वैल्यू रखी थी, वो वैल्यू कम हो रही है भविष्य में कि बढ़ रही है, वो यहाँ से यहाँ पे डिपेंड करेगा। अगर उसके शेयरों की मांग बहुत ज्यादा है तो शेयर के रेट बढ़ गए, हो सकता है आगे चल के 2 करोड़ का एक शेयर हो गया, तो कंपनी की जो वैल्यू 10,000 करोड़ थी वो 20,000 करोड़ हो जाएगी। यहां से द्वितीयक मार्केट से में किन चीजों का लेन देन होता है? जो ऑलरेडी सारी कंपनियों ने शेयर जारी कर चुकी है, वो शेयर किसके पास है? जनता के पास। जनता में दूसरी कंपनी आ सकते हैं, दूसरे लोग आ सकते हैं, मतलब बाहर। अब ये आपस में लेन देन कर रहे हैं, एक निवेशक दूसरे को बेचेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा, तो इनकी जो मांग होगी और पूर्ति होगी उस आधार पे क्या होता है? शेयर का रेट कम बढ़ होता रहता है। जो मार्केट में शेयर का रेट रहता है उसी आधार पर कंपनी की असेट या वेल्थ का अनुमान लगाया जाता है। तो द्वितीयक बाजार में क्या होता है? यहां मौजूदा प्रतिभूतियों को खरीदा या बेचा जाता है। जिन जिनके आईपीओ, एक होता है एफपीओ, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। तो जैसा मैंने बताया कि कंपनी ने यहाँ 10,000 करोड़ संपत्ति थी, लेकिन शेयर इसने 5,000 करोड़ के ही जारी किए, तो 5,000 करोड़ के शेयर इसके पास 50% शेयर है बाकी अभी। अब ये कंपनी क्या करेगी? कुछ और शेयर बेचने हैं, तो वर्तमान मूल्य पर ये क्या करेगी? हो सकता है 20% और शेयर बेचने हैं, तो ये 2,000 शेयर और जारी करेगी, वर्तमान मूल्य पर करेगी। तो अगर ये दोबारा फ्रेश नए शेयर जारी करता है तो वो फिर से प्राथमिक पूंजी बाजार में आएंगे, और उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आगे चल के ये सारे टर्म आएंगे, एफपीओ होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पर द्वितीयक पूंजी बाजार पर। तो यहाँ पर मौजूदा प्रतिभूतियों को खरीदा या बेचा जाता है। जो एक बार जनता ने खरीद ली, वो प्रतिभूतियां जब दोबारा खरीदना बेचना है तो यहाँ पर द्वितीयक पूंजी बाजार, यहाँ पर एक निवेशक दूसरे निवेशक को शेयर बेचता है। और यहाँ पर कौन किसको बेच रहा था? कंपनी निवेशक को, लेकिन यहाँ निवेशक और निवेशक आपस में खेल रहे हैं। यहाँ पर मूल्य कौन निर्धारित करता है? मांग और पूर्ति, बाजार। बाजार का नियम है, नियम समझ लो, किसी चीज की अगर मांग बढ़ेगी तो उसका मूल्य बढ़ेगा, पूर्ति किसी चीज की बढ़ेगी तो मूल्य उसका घटेगा। बस ये नियम कि पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है तो मूल्य घटेगा, मांग कम है, पूर्ति बराबर है तो भी मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मांग और पूर्ति के आधार पर मूल्य निर्धारित होते हैं। यह मौजूदा प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करता है। तरलता मैंने बताया था कि किसी भी चीज की तरलता कहलाती है कि जब वो चीज आपको बेचनी हो तो तुरंत आपको मनी मिल जाए, रुपीज मिल जाए, यही होती है तरलता। तो तुरंत उसने शेयर बेचा, जितने का बिक गया उतने रुपए उसको मिल गए, तो ये सेकेंडरी बाजार में होता है। अब भारतीय पूंजी बाजार की व्यवस्था जान लेते हैं। सरकारी प्रतिभूतियां, मैंने बताया सरकारी प्रतिभूतियां में क्या आते हैं? गवर्नमेंट के बॉन्ड और गवर्नमेंट के शेयर। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी शेयर उसकी इक्विटी है वो। इसके बाद औद्योगिक प्रतिभूतियों का बाजार होता है, जो कंपनी होती है उनका। एक तो नए शेयरों का बाजार होता है जो प्राथमिक पूंजी मार्केट है, और इस सेकेंडरी द्वितीयक पूंजी मार्केट है, उसमें पुराने शेयरों का बाजार होता है। ये हो गया। फिर विकास वित्तीय संस्थान भी यहाँ पर रहते हैं। ये तो पूरा मार्केट पैसे का खेल है, सारे खिलाड़ी यहीं पे मौजूद हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से इंडिया में अगर विकास वित्तीय संस्थान देखो, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और यूनिट ट्रस्ट इंडिया, ये सारी कुछ हमने एग्जाम्पल दे दिए, ये भी होते हैं। वित्तीय मध्यस्थ होते हैं। वित्तीय मध्यस्थ वही उन्हीं को ही कहते हैं, एक प्रकार से बैंक ही हो गए, कि एक पैसा आम लोग, उनका पैसा बैंक बीच में मध्यस्थ हैं, और ये पैसा उन्होंने किसको लोन पे दे दी? कंपनियों को। तो ये वित्तीय मध्यस्थ। पारस्परिक निधि होती है, दो बड़े बड़े घराने हैं तो वो आपस में एक फंड बना के रखते हैं। पट्टेदार कुछ कंपनियां होती हैं। ये सारे क्या हो गए? वित्तीय मध्यस्थ।
तो ये पूरा पूंजी बाजार में जो कैपिटल मार्केट होता है इन सब लोगों से मिलके बना होता है। कुछ लोग और हैं यहाँ पर, यूटीआई वगैरह, ये सब ये इंश्योरेंस से संबंधित है। अब प्राथमिक पूंजी बाजार को और अच्छे से जान लेते हैं। इसमें जनता निवेशकों को पहली बार प्रतिभूतियां जारी की जाती है। अभी मैंने बताया सारी चीज। यहाँ कंपनी तथा निवेशकों के बीच लेन देन होता है। कंपनी और निवेशक है। जो द्वितीयक बाजार होगा उसमें निवेशक और निवेशक। प्राथमिक बाजार से पूंजी जुटाने के माध्यम होते हैं ये। तो कौन कौन से माध्यम है वो देख लो। पहला होता है प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, इनिशियल पब्लिक ऑफर, अभी बताया मैंने। इसमें एक गैर सूचीबद्ध कंपनी, मीन्स अभी वो शेयर मार्केट में सूचीबद्ध नहीं है, जनता को अपने शेयर प्रस्तावित करके फंड जुटाती है। इसके परिणाम स्वरूप वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाती है। जब उसका आईपीओ आ जाए तो वो क्या करती है, स्टॉक एक्सचेंज में फिर वो सूचीबद्ध हो जाती है, लिस्टेड हो जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको भूलना मत कि लिस्टेड बाद में होती है, पहले आईपीओ आता है, आईपीओ आने के बाद लिस्टेड होती है। दूसरा होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ। इसमें भी नए शेयर जारी किए जाते हैं। आईपीओ के बाद जो शेयर बच जाते हैं वो कंपनियां यहाँ लेके आती हैं। इसके तहत एक सूचीबद्ध कंपनी नए शेयरों के साथ आती है। यह कंपनी के आईपीओ जारी करने के पश्चात अतिरिक्त शेयरों को जारी करना होता है। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था, टोटल शेयर 10,000, इसमें से इन्होंने शेयर कितने जारी कर दिए आईपीओ में, 5,000। इसका तो ये आईपीओ ले आए, फिर इनको 2,000 शेयर और बेचने, क्योंकि 5,000 इनके पास बचे रह गए, तो इसके लिए क्या लाएंगे, एफपीओ। ये भी आपका कहाँ आएगा, प्राथमिक पूंजी मार्केट में आएगा। फिर आता है तरजीही शेयर निर्गमन, प्रेफरेंशियल इशू, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस देते हो आप किसी को, इसके नाम से ही समझ जाओ, सबको जारी नहीं करते हो, कुछ विशेष लोगों को, विशेष कंपनियों को। इसमें निधि जुटाने के लिए व्यक्तियों के किसी विशिष्ट समूह, मतलब आप ये चीज बोल दोगे कि केवल ये समूह, इतनी मिल्कियत वाले समूह या इस चीज से रिलेटेड लोग ही इन शेयरों को खरीद सकते हैं। तो विशिष्ट समूह, उद्यम पूंजीपतियों, कंपनियों या किसी भी व्यक्तियों को किसी कंपनी द्वारा नए शेयरों का थोक में आवंटन किया जाता है। शेयर नए होते हैं, बस समूह विशिष्ट को जारी किया जाता है, आम पब्लिक के लिए ओपनली नहीं जारी किया जाता। इसमें ना तो पब्लिक इशू होता है, ना ही राइट्स इशू होता है। राइट्स इशू अभी मैं बताता हूं अगले वाले में। राइट्स इशू वो होता है जिसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर धारक है, अगर उनको शेयर इशू किए जाए, जो ऑलरेडी शेयर लेके बैठे हैं, तो इसे बोलते हैं राइट्स इशू। अब आ जाते हैं राइट्स इशू। मौजूदा इक्विटी शेयर धारकों को उनकी मौजूदा शेयर धारता, अच्छा देखो फैक्ट बहुत है, अपने आप को सीमित मत करना, हर चीज समझने की कोशिश करो। एक बार हर चीज समझ ली ना तो फिर ये क्लास बहुत आसान हो जाएगी। ये समझो इक्विटी शेयर, शेयर के भी कई सारे रूप होते हैं, ठीक है। इक्विटी जो होता है वो आपको मालिकाना हक देता है, वोटिंग राइट देता है, इक्विटी शेयर। आगे चल के मैं बताऊंगा एक अधिवानी शेयर होता है, वो क्या होता है। तो ये किसको जारी किए जाते हैं राइट्स इशू, इक्विटी शेयर धारकों को उनकी मौजूदा शेयर धारता के आधार पर शेयर जारी करना। कि किसी के पास 10% शेयर है, किसी के पास 50% है, तो इसी अनुपात में उनको ये शेयर जितने जारी हों, इसी अनुपात में जारी कर दिए जाते हैं कि ये शेयर आप लोग ले सकते हैं। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल इशू में थोड़ा सा ही अंतर होता है। ये भी किसी विशेष व्यक्तियों के लिए, विशेष कंपनियों को जारी होते हैं, लेकिन ये पर्सनल लेवल पे होते हैं। इनको तो आप बिल्कुल भी न्यूज ही नहीं देते हो, आप जाते हो पर्सनली बात करते हो, उनको बोलते हो ये शेयर हम आपको दे रहे हैं, है ना, और उनको दे दिए जाते हैं अगर वो इंटरेस्टेड है। जब एक कंपनी अपनी प्रतिभूतियां निवेशकों के एक छोटे समूह को प्रस्तावित करती है, यह निजी तौर पर शेयरों का आवंटन होता है। ऐसी प्रतिभूतियां बॉन्ड और शेयर दोनों हो सकती हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में। यहां पर आपका प्राइमरी कैपिटल मार्केट खत्म होता है। अब आ जाते हैं हम द्वितीयक कैपिटल मार्केट। द्वितीयक पूंजी बाजार क्या है।
यहाँ पर क्या होता है, जो भी शेयर मार्केट में आए हों, चाहे वो आईपीओ के माध्यम से आए हों, चाहे एफपीओ के माध्यम से आए हों, ठीक है, या ऋणपत्र हों जो बड़े लंबे समय वाले, इन सब पर काम यहाँ पर होगा द्वितीयक पूंजी मार्केट। उनका क्रय विक्रय यहीं पर होता है, मौजूदा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय यहीं पर होता है। निवेशक और निवेशक के बीच में होता है, कंपनी का रोल खत्म। कंपनी ने तो जितने शेयर मार्केट में भेज दिए उन लोगों को दे दिए ना, वो लोग कंपनी से मांग सकते हो। हाँ, कंपनी जरूर मांग सकती है, बाई बैक शेयर होता है, एक ऑप्शन आगे आएगा। अगर कंपनी मार्केट से अपने शेयर दोबारा खरीदना चाहे तो कंपनी मार्केट में जाएगी, वहां से खरीद सकती है जो शेयर उसने जारी किए। लेकिन आप जाके डायरेक्ट कंपनी से नहीं बोल सकते हो कि हमने ये शेयर खरीदा था, अब इसे खरीदो। कंपनी का रोल खत्म। अब आपको वो शेयर अगर फिर से उसका मार्केटिंग करनी है, बेचनी है, तो शेयर मार्केट बना है, बहुत सारे लोग लेने वाले ऑलरेडी रहते हैं, रेट हाई और ज़्यादा हो सकता है, हाई और कम, आप बेच सकते हो वहाँ जा। तो निवेशक निवेशक के बीच होता है, कंपनी के प्रदर्शन को दर्शाता है। अगर मांग बहुत ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा होगा शेयर का, और उसका प्रदर्शन बताता है कि अच्छा है कि कम है। आपने देखा होगा अडानी वाले मामले में, हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी, अडानी के शेयर गिरने लगे। जब शेयर गिरने लगे तो वही हिंडनबर्ग क्या करती है, खरीदती है शेयर। शॉर्ट सेलिंग होती है। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि आपने कोई चीज बेच सकते हो, आप आपके पास वो शेयर नहीं है लेकिन आप बेच दोगे, शेयर मार्केट में बिक जाता है कि हम इसके 100 शेयर बेच रहे हैं, जबकि आपने वो शेयर अभी खरीदे नहीं। आपके पास समय दिया जाता है 3 या 4 दिन का, अब तो T+2 हो गया कि हम 2 दिन बाद वो शेयर खरीद के आपको दे देंगे। तो अगर सपोज करो कि किसी के शेयर गिर रहे हैं, अभी 50 रुपए का दाम है और हमें पता है कि आने वाले दिनों में 30 पे आएंगे, तो हम इसके शेयर क्या करेंगे, बेच देंगे किसी व्यक्ति को। और अब वो शेयर हमारे पास तो है नहीं लेकिन हमने बेच दिए, तो हमारे पास रेट क्या भाव से आ गए, 50 के हिसाब से। इसके बाद जब 2 दिन बाद उसका रेट 30 आया ना, हम खरीद के उस व्यक्ति को दे देंगे, ये लो, है ना। जो सेटलमेंट होता है T+2 T+4 का होता है, तो 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब सेटलमेंट होगा तब हमें खरीदना होगा, जब तक रेट गिर ही जाने। और यही काम हिंडनबर्ग करती थी, बंद हो गई अब तो, जब से कौन आया है, ट्रम्प, तब से ये कंपनी बंद हो चुकी है। नहीं तो वो क्या करती, शॉर्ट सेलिंग करती थी। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि कोई चीज, कोई वस्तु जो हमारे पास नहीं है लेकिन हमने उसे बेच दिया, इस वादे के साथ बेचा है कि हम 2 दिन बाद आपको ये वस्तु दे देंगे। तो बस ये नेगेटिव रिपोर्ट निकालती थी, इसको पता है नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, कंपनी के शेयर गिरेंगे। शेयर गिरेंगे तो आज के जो भाव है उस पर वो बेचेगी शेयर, क्योंकि शेयर तो अभी उसके पास है नहीं, लेकिन 2 दिन में और शेयर गिरने हैं, तो उस टाइम पे जब और ज़्यादा गिर जाएंगे, एक खरीद के उसको दे देगी। तो यहाँ इसको 30 के हिसाब से मूल्य चुकाना पड़ा और यहाँ 50 के हिसाब से इसे मिल गया। बीच का जो फायदा हुआ रख के निकल लिया अपना। ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं लोगों की, यूपीएससी वाले टीचरों के पास भी चले जाओगे ना, उनकी भी क्लियर नहीं होती हैं। तो कुछ लोग जैसे बोल रहे थे फीस वगैरह का, उनके लिए ये चीज़ है, देखिए कि टोटल जैसा मैंने बताया 120+ स्टूडेंट ऑलरेडी आ चुके, और जब तक ये क्लास बन रही कई सारे आ गए होंगे, तो मुझे लगता है 3 से 4 दिन में ऑलमोस्ट सीटें आपकी फिल हो जाएंगी, है ना। जब तक ये शॉर्ट लिस्टिंग का कुछ लोग वेट कर रहे हैं, शॉर्ट लिस्टिंग आएगी तब तक तो मुझे नहीं लगता, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है नहीं ना, कोई समझा नहीं पाएगा इन चीज़ों को। यूपीएससी लेवल और उससे ऊपर की चीज़ें, आपको यूपीएससी की कोई बुक उठा लो, अगर ये इतना डिटेल में ये टॉपिक हो, और यूपीएससी के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाएं, बहुत आसान। और एक सब्जेक्ट का जब यूपीएससी का कोर्स करते हो, सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट का, तो 40 से 50 हज़ार रुपये फीस है। और जब उस लेवल की आपको नॉलेज दिया जा रहा है, चीज़ें दी जा रही, फीस तो बहुत नॉमिनल रखी जा रही। फिर सिलेक्शन देखो, हम सीधा सिलेक्शन को टारगेट करते हैं, तो कोई भी पर्सन फीस कम करने के लिए मत बोलो, क्योंकि हमें सीटें भी लिमिटेड रखनी है। सपोज करो यहाँ सीटें हमने बढ़ा के 500 कर दी, और फिर फीस हमने थोड़ी कम भी कर दी, आप ही लोग आके मेरे पास आओगे कि सर फीस बढ़ा दो, कम करो, क्योंकि कुछ समय बाद आपको दिखने लगेगा कि हमारा सिलेक्शन ईजिली होगा, बाकी नहीं। इतनी अच्छी पोस्ट है तो आप खुद ही नहीं चाहोगे कि अब एक सिंगल व्यक्ति के पास ये कंटेंट ना जाए। तो ये ध्यान रखो, हर व्यक्ति को बोल रहे हैं, जिसे भी ज्वाइन करना है वो आराम से टेंशन फ्री होकर ज्वाइन करे। नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने मेहनत कर ले, शायद लेट हो जाओगे तो इतनी सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा बोझ बन जाएगा कि उस टाइम ना कवर कर पाओ। ठीक है, तो ये कंपनी के प्रदर्शन को दर्शाता है। अब आते हैं द्वितीयक बाजार के प्रकार, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के बारे में जानते हैं। इसमें स्थान क्या क्या होता है, वो स्थान होता है जहां पर इनका लेन देन होता है, तो चाहे एनएसई है और चाहे बीएसई, सेंसेक्स और भी होते हैं जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं,
लोकल लेवल पर होते हैं। कानपुर में भी स्टॉक एक्सचेंज है, आपको पता है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज भी होते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होते हैं, तो इनका भी जानेंगे वन बाई वन करके। एक होता है, इसका मार्केट होता है दो टाइप का, एक होता है हाजिर बाजार, दूसरा होता है वायदा बाजार। हाजिर बाजार और वायदा बाजार में अंतर क्या होता है, इसमें जो लेन देन होता है वो करंट टाइम में होता है। जो हमने बेचा, आपने उसका पैसा लिया, हमें वो वस्तु या सेवा दी, काम खत्म। जो भी चीज़ है, वो शेयर दिए, वो बॉन्ड दिए, वो इक्विटी दी, हाल में हो गया। इसमें होता है फ्यूचर, जैसा बोला ना वायदा बाजार, वादा कर दिया हमने फ्यूचर कि बेचा, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी हो गया, रेट अभी फिक्स हो जाएंगे, टाइम अभी लिख जाएगा, मात्रा अभी हो जाएगी, लेकिन टाइम अभी फिक्स तो हो जाएगा, लेकिन टाइम देंगे हम फ्यूचर का, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। और ये पूरा सेटलमेंट उस टाइम पे होगा, उसी टाइम पे वस्तु दी जाएगी, उसी टाइम पे पैसा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं वायदा बाजार। तो सबसे पहले जानते हैं हाजिर बाजार। स्पॉट में क्या होता है, जो अभी मार्केट चलता है ना हमारे वर्तमान में, वो क्या है, हम मार्केट से चीजें खरीदने गए, तुरंत हमने पैसा दिया और तुरंत हमें वो चीज मिल गई, वही है स्पॉट। इसके तहत लेन देन को प्रचलित मूल्य पर उसी समय पूरा कर दिया जाता है। इसमें वस्तु की डिलीवरी भी, जो भी हो, वस्तु सेवा जो भी चीज हो, उसकी डिलीवरी या सुपुर्दगी अनिवार्य होती है, आपको वो देना ही पड़ता है, सुपुर्द करना होता है। यहाँ पर क्या होता है, सुपुर्दगी तुरंत अनिवार्य नहीं होती है, भविष्य के लेन देन होते हैं इसमें। इसके अलग अलग रूप हैं, एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा होता है ऑप्शन, और चौथा होता है स्वैप या अदला बदली। ये सारी चीज़ें आपकी पहली क्लास में भी आप लोगों को बताई, सेकंड क्लास में शायद बताई थी ये सारी चीज़ें, फ्यूचर क्या होता है। ठीक है, आज और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। वायदा बाजार जान लेते हैं। इस बाजार में पहले से निर्धारित मूल्य, चलिए यहां से समझा देते हैं। सपोज कीजिए कि ये बाजार है, ये तो पूरा मार्केट है, इसके अलग अलग रूप हैं फॉरवर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो आपको आलू, आलू और चिप्स वाला एग्जाम्पल देते हैं। आलू और चिप्स, आलू कौन करता है, किसान उगाता है, और चिप्स कौन बनाती है, कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, लेज जैसे लोग, ठीक है। नेस्ले की है, नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियां एकदम जायंट, ये बना रही। ये किसान से कांटेक्ट करेंगे कि आप हमें 10 रुपये किलो आलू, 10,000 किलो आलू देंगे, किस समय पे, जब फसल आ जाएगी। कांटेक्ट हो रहा है सपोज करो अभी, और आप फसल आने वाली 2 मंथ बाद, तो तब का कांटेक्ट होगा। और इतने रुपए पर इसने बोल दिया है, इतना हम ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो इससे ना ये किसान हट सकता है और ना ये चिप्स वाले। अगर यहाँ पर रेट 10 से 15 हो गए तो किसान के अंदर लालच आएगा कि हमारा तो मार्केट में महंगा जाएगा, लेकिन ये हट नहीं सकते क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और यहाँ पर ये चिप्स वाले अगर रेट कम हो गए, 5 रुपये हो गए, ये भी सोचें कि हमें तो अब मार्केट में ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा, तो ये भी नहीं तोड़ सकते। इससे क्या होता है, फ्यूचर की सुरक्षा मिल जाती, किसान को भी रेट की सुरक्षा। अब उसे महंगाई, रेट कम बढ़ होने से कोई लेना देना नहीं, इसे भी मार्केट से कोई लेना देना नहीं, आराम से इनका भी काम चल रहा है, इनका। इसे बोलते हैं वायदा बाजार का फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाए कि एक ऑप्शन मिल जाए व्यक्ति को कि हम इसको कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, अगर उस टाइम पे रेट कम या बढ़ हो रहे हैं, है ना, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ पाए, मार्केट में बेच पाए। तो एक और सुविधा होती है ऑप्शन की, लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, आपको भरना पड़ता है प्रीमियम। प्रीमियम की एक राशि होती है, वो आप भरते हो तो आपको मिलता है एक ऑप्शन, वो कुछ भी हो सकती है उस हिसाब से। फिर आपको, अगर आपने बेचने का बात की, लेकिन अगर आपने देख लिया कि रेट तो मार्केट में ज़्यादा है, तो इसको हम क्यों बेचें, तो आप प्रीमियम ऑलरेडी भर रहे हो, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आप नहीं भी बेचोगे तब भी आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये वाली चीज़ है। ऐसे ही खरीदने वाला होता है, वो नहीं भी खरीदेगा उस टाइम पे, क्योंकि उसने प्रीमियम भरा है, ऑप्शन वाला विकल्प चूज किया है, तो वो नहीं खरीदेगा। ये सुविधा मिलती है ऑप्शंस में, जो दूसरा इसका रूप है। फिर एक होता है स्वैप। स्वैप क्या होता है, स्वैप में दो वस्तुएं हैं, दो कंपनियां हैं, एक टाटा है, ठीक है, एक महिंद्रा है।
टाटा बड़ी वाली वाहन बना रही है, मतलब ट्रक बना रही है, और महिंद्रा बना रही गाड़ियां, 4 व्हीलर। टाटा को गाड़ियों की ज़रूरत है और महिंद्रा को ट्रकों की ज़रूरत है, दोनों आपस में कांटेक्ट कर लेंगे। ये बोलेगा कि फ्यूचर में 6 महीने बाद आप हमें 10 ट्रक दो, महिंद्रा को 10 ट्रक दो, ये इनको 50 गाड़ियां देंगे। इस तरीके से इनका क्या हो गया, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट हो गया। कॉन्टैक्ट में वस्तुओं की आपस में अदला बदली, वस्तुएं प्रतिभूतियां इन सब की आपस में अदला बदली हो जाती है फ्यूचर की तारीख पर। ये पूरा सिस्टम है, आप समझ लो। इस बाजार में पहले से निर्धारित मूल्य, हाँ, हर एक चीज में मूल्य पहले से निर्धारित होगा, मात्रा पहले से निर्धारित होगी और तिथि निर्धारित होगी। मूल्य और तिथि पर किसी चीज के लेन देन को भविष्य में पूरा करने का करार किया जाता है। इसमें डिलीवरी या सुपुर्दगी अनिवार्य नहीं होती। डिलीवरी दोगे ही नहीं ना जब फ्यूचर पे बात होगी, फ्यूचर में डिलीवरी देंगे। तो इसका पहला रूप क्या है, फॉरवर्ड। यह उन दो पक्षों के बीच अनुबंधित कॉन्टैक्ट होता है जहां वे किसी विशेष परिसंपत्ति का सहमत मूल्य पर तथा भविष्य में किसी विशेष समय पर व्यापार करने के लिए सहमत। ठीक है, किसी विशेष परिसंपत्ति का। आगे आ चलते हैं। दूसरा, फ्यूचर। यह कॉन्ट्रैक्ट भी दो पक्षों के बीच होता है जहां वे भविष्य में किसी एक निश्चित समय और निश्चित मूल्य पर कोई परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए सहमत। ठीक है, अगले उस पे आ जाते हैं, ऑप्शन। ये सारी चीजें चूंकि बता दी तो अब आपको सिर्फ पढ़ के ही बता रहे हैं। ऑप्शंस क्या है, यह भी एक प्रकार का अनुबंध है, वही दो लोगों के बीच में, दो कंपनियों के बीच में, एक लोग एक कंपनी, कुछ भी हो सकता है, जो एक निश्चित तिथि तथा निश्चित मूल्य पर, तिथि भी फिक्स है, मूल्य भी फिक्स है, अंतर्निहित परिसंपत्ति, परिसंपत्ति में कुछ भी आ सकता है, वस्तु आ सकती है, शेयर आ सकते हैं, बॉन्ड आ सकते हैं, कुछ खरीदने या बेचने। चूंकि हम बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट की, तो यहां पर संपत्तियां कौन सी आएंगी, पूंजीगत परिसंपत्तियां। ठीक है, आलू वगैरह का तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटीज में भी होते हैं, तो वो आ गया था। तो निश्चित मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने का अधिकार प्रदान करता है। पहले दोनों में क्या होती है, बाध्यता होती है कि आप उसको तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन इसमें खरीदने या बेचने की बाध्यता नहीं होती, क्योंकि आप प्रीमियम, एक प्रकार का किस्त भर रहे होते हो, बीमा जैसी। ऑप्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉल, दूसरा होता है पुट। जानते हैं कॉल पुट क्या होता है। कॉल में जो होता है ना खरीदार, वो खरीदने से मना कर सकता है, और पुट में क्या होता है, जो बेचने वाला होता है, ठीक है, वो मना कर सकता है बेचने से। तो खरीदार को भविष्य की एक निश्चित तारीख पर या उससे पहले, इसमें तारीख अगर निश्चित है ठीक है, लेकिन उसके पहले भी परिसंपत्ति को खरीदने का अधिकार देता है, लेकिन ऐसा करने की कोई बाध्यता नहीं होती, वो खरीदने से मना भी कर सकता है। ये होता है कॉल। इसमें क्या होता है, खरीदार को परिसंपत्ति बेचने का अधिकार देता है निश्चित तारीख पर। ठीक है, यहां खरीदने का मिलता है, यहां बेचने का या उससे पूर्व निर्धारित। लेकिन आगे की लाइन इसमें क्या है, लेकिन वह बेचने की बाध्यता नहीं होती यहां पर। स्वैप बता ही दिया, एक पूर्व निर्धारित अनुपात और तिथि पर किसी वस्तु या प्रतिभूति को दूसरे के साथ विनिमय यानी एक्सचेंज, स्वैप करने की अनुमति देता है। वायदा बाजार, पूरा मार्केट को इसको बोलते हैं फ्यूचर मार्केट, इसका ये अनुबंध है एक। भारत में अब जान लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज। कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है उनका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। पहले कपड़ों का होता था, अगर आपने देखा होगा धीरू भाई अंबानी वगैरह का भी बताते थे। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया, पहले लोग ऐसे ही खड़े हो जाते थे, चिल्ला चिल्ला के नीलामी करते थे, बोलते थे, उससे रेट का कम बढ़ होता था। ठीक है, मांग, लोग खरीदने जाते थे थोक में।
धीमे धीमे समय के साथ परिवर्तन हुआ, अब तो ये पूरा डिजिटलाइज हो गया, पूरे देश में कोई कहीं से भी ट्रेड कर सकता है। इसे 1875 में नेटिव किस नाम से बनाया गया था? नेटिव शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था। क्योंकि बॉम्बे क्या है ना, बॉम्बे देश की आर्थिक राजधानी कहलाता है। वन ऑफ द रीजन शेयर मार्केट है कि वहाँ पर स्थित था। शेयर मार्केट का स्थित होने का रीजन क्या था कि वहाँ पर सबसे पहले गिने चुने चीज़ों में ही ट्रेडिंग होती थी। इंडिया में इतना सब तो बनता नहीं था। कपड़ा सबसे बड़ा व्यापार का साधन, और मुंबई और गुजरात समुद्र के किनारे है। गुजरात दोनों में नमी पाई जाती, समुद्र के किनारे जो भी स्थान होते हैं वहाँ पर नमी होती है। अहमदाबाद, सूरत, इन सब में, ठीक है। ऐसी मुंबई में जब नमी होती है हवा में तो जो धागा होता है वो टूटता नहीं। तो ये कपड़ा बनाने के लिए अनुकूल, उस टाइम पे तो इतनी व्यवस्था नहीं आई थी ना कि वातानुकूलन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो बड़ा अनुकूल जलवायु थी। तो कपड़े की जो फैक्ट्रियां हैं, कपड़े का ये प्रकार से एक हब थे ये जगह, और सबसे ज़्यादा पैसा इसी से ही बन रहा है पूरा इसका, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से। इस चक्कर में यहाँ पर बन गया क्या, स्टॉक एक्सचेंज। व्यापार अब जैसा मैंने बोला कि अब हो गया, हो सकता है उस टाइम पे पूरे बाजार में 50% कपड़ों का कब्जा हो और ज़्यादा ही, है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज बना, व्यापारी भी यहीं से व्यापार की, यहाँ तक कि धीरू भाई अंबानी भी पहले कपड़ा ही बेचते थे, कपड़ा ही बनाते थे, पेट्रोकेमिकल्स में बाद में आए, है ना। तो ये बड़ा रीजन। और फिर सारे वहाँ की जलवायु भी इतनी अच्छी है रहने के लिए, ना सर्दी में ज़्यादा सर्दी, ना गर्मी में ज़्यादा गर्मी, कि सारे व्यवसायी वहीं पहुँच गए, सारे बैंकों के देखोगे हेडक्वार्टर वहीं पे है, हर जगह। तो ये मुंबई बन गई है आर्थिक राजधानी। इसमें 5,000 से अधिक कंपनियां सूचीबद्ध हैं, किसमें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इसके अलग अलग सूचकांक निकलते हैं, बीएसई इंडेक्स, बीएसई 100, बीएसई 200 और बैंकेक्स। अब मैं बताता हूँ, आपको लगता होगा कि ये स्टॉक एक्सचेंज में 5,000 कंपनियां तो 5,000 पे निकलता है, नहीं। ये जो बीएसई निकलता था पहले 30 पर निकलता था, अभी भी शायद 30 पर ही निकलता है। जो 30 सबसे टॉप कंपनियां हैं उनके शेयरों में उतार चढ़ाव हो रहा है, उसको ही बोलते हैं सेंसेक्स में या तो उतार या चढ़ाव, 29 का मिला के, ठीक है। फिर एक 100 निकालते हैं, तो बीएसई 100 में 100 कंपनियों का निकालते हैं, टॉप 100 का। 200 में 200 का निकालते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं सेंसेक्स वो टॉप 30 का ही होता है, ठीक है। और बैंकेक्स में बैंकों का निकालते हैं कि बैंकों के शेयरों में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, तो ये बैंकेक्स हो जाता है। आगे चलते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी जो निकालता है ना, इसे फेरवानी समिति एक थी। इसकी सिफारिशों पर 1992 में स्थापित किया गया था। इसका सपोर्ट किसने किया, आईडीबीआई और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया गया। जब बैंकिंग पढ़ोगे देखोगे आईडीबीआई जो बैंक है ना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया गया था, बड़ा ही रोबस्ट बैंक था, और इसने बहुत सारे छोटे छोटे बैंकों का भी निर्माण कराया इस बैंक ने, और इसको भी इसने सपोर्ट किया। इसमें 1500 कंपनियां सूचीबद्ध हैं निफ्टी में। सूचकांक निफ्टी का क्या है, 50 कंपनियों पर आधारित है। जो निफ्टी निकलता है वो 50 कंपनियों का निकलता है। टॉप 50 जो होती हैं उनके शेयरों में जो अगर ऊंचाई पे जा रहे हैं तो दिखा देते हैं निफ्टी बढ़ रहा है, और अगर वो गिर रहे हैं, हाँ कंपनियां चेंज होती रहती हैं, कई कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं। इसी को ही बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन तो हो रहा है विध्वंस, लेकिन क्रिएटिव हो रहा है। अगर आप लगातार ग्रो नहीं करोगे तो आप हट जाओगे वहां से, आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, कोई और आएगा तो जगह है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है, सेंसेक्स है, टॉप 30 में हर बार 50% कंपनियां बदल जाती हैं हर एक साल, ये ध्यान रखना। और ये निकला था आर्थिक समीक्षा में थी किसी साल की, उसमें ये पूरा टर्म दिया गया था। ये निफ्टी जूनियर और S&P 100 भी निकालता है। फिर एक एक्सचेंज है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, MCX SX, ये निकालती है, ठीक है। इसे 2003 में स्थापित किया गया था। कमोडिटी का यहाँ पर व्यापार होता है, ये ध्यान रखना। 2012 में इसे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में संचालित करने हेतु लाइसेंस मिला था। इसका सूचकांक क्या है, SX40, 40 कंपनियों का निकालती है SX40। फिर एक और होता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओवर द काउंटर में क्या होता है, एक काउंटर टेबल तो देखी होगी ना आप,
तो दो कंपनियों, छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं उनके लिए ये क्या एक सुविधा प्रदान करता है। वो आएंगे, दोनों आपस में बातें करेंगे और यहीं काउंटर पर क्या करेंगे, व्यापार करेंगे और यहीं पर जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह लेन देन करना है यहीं पर ही कर लेंगे। ठीक है, ये होता है। 1990 में स्थापना हुई थी, 1992 में परिचालन शुरू हुआ। इसका उद्देश्य उन कंपनियों को प्रतिभूतियों में व्यापार को सुगम बनाना। प्रतिभूतियां मैंने बताया कि क्या होता है, बॉन्ड होंगे या शेयर होंगे या डिबेंचर्स होंगे या ऋण पत्र, जिनकी चुकता पूंजी 30 लाख या उससे कम है, यानी कि छोटी कंपनी। 30 लाख और उससे अधिक की बात है, लेकिन मतलब जो शेयर मार्केट या सेंसेक्स में लिस्टेड नहीं है, ठीक है, शेयर मार्केट में लिस्टेड होने लायक जिसके नहीं है अभी पूंजी या जो भी उनके टर्म है वो उसके पास नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या होंगी, रजिस्टर्ड हो जाएंगी। लेकिन कम से कम 30 लाख तो चाहिए पूंजी। ये भी नहीं है कि कोई 10,000 लेके पहुंच जाए हमें भी रजिस्टर करो। यहाँ वे छोटी कंपनियां पूंजी जुटाने आती हैं जो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम नहीं है। फिर एक और होता है आखिरी, क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। जैसे मैंने बोला कि कानपुर में भी है, व्यापारी रहते हैं, संस्थाएं रहती हैं, आपस में करते रहते हैं लेन देन। एक जगह बनी होती है, एक बिल्डिंग बनी होती है, वहाँ पर आते हैं, रेट लगाते हैं, सारी चीज़। बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। कोई एक मार्केट होता है इलायची का, देश भर के जितने इलायची उगाने वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े व्यवसायी, वो आते हैं वहाँ पर, रेट लगता है, तो वो भी एक प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज हो गया। और फिर वहाँ पे कॉन्टेक्ट बन जाते हैं कि इतने 1000 किलो हमें दे देना, इस रेट पे, ये इस टाइम पे भेज देना। तो ये स्थानीय कंपनियों तथा स्थानीय निवेशकों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इनकी स्वयं की प्रक्रियाएं और नियम होते हैं। ठीक है, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, पुणे स्टॉक एक्सचेंज। सेबी, चूंकि सेबी का बहुत हो रहा है, जितना भी पूंजी मार्केट है, कैपिटल मार्केट, वो कौन मैनेज कर रहा है, सेबी रेगुलेटर है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप लोगों को पता हो, हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी से ही जोड़ेंगे। इसकी हेड थी, अभी भी हो सकती हैं, करंट का मुझे नहीं पता है, डेली चीज़ें चेंज होती हैं, माधवीपुरी बुच। ठीक है, पहली महिला सेबी हेड बनी थी। इन पर कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि ये, पहले तो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए इन पर कि अडानी की कुछ कंपनियां, ऑफशोर कंपनियां बाहर, देश के बाहर, उनमें इनके कुछ शेयर हैं, इसलिए अडानी को कुछ भी करने की अनुमति दे। बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी हो रही, फिर भी जांच नहीं बिठा रही, क्योंकि ये बहुत पावरफुल संस्था है। सीधा मना कर देती है कि शेयर मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, तो कर ही नहीं पाओगे। शायद अनिल अंबानी को बैन किया हुआ है इन्होंने 5 साल के लिए। तो इन पर आरोप लगे थे, बड़ी न्यूज में थी, और सेबी की हेड थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, हिंदी में से बोला जाता है। इसे वर्ष 1988 में एक गैर सांविधिक, कहीं पर गैर सांविधिक लगाया जाए तो विधि मतलब कानून, मतलब इस पर कोई कानून नहीं था, किसी कानून के तहत इसे नहीं बनाया गया था, कहीं गैर संवैधानिक हो जाए, मतलब संविधान में भी इसका जिक्र नहीं है, तो ये गैर संविधिक है और गैर संवैधानिक है। एक कार्यकारी आदेश, मंत्री परिषद ने आदेश दिया होगा, उससे इसे स्थापित कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में एक कमेटी बनी, नरसिम्हन कमेटी। बैंकिंग जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, जो 1991 के सुधार वगैरह में, 1991 के सुधार में बैंकिंग सुधारों पर भी एक कमेटी बनी, नरसिम्हन। नरसिम्हन वन बनी थी, फिर बाद में नरसिम्हन टू भी बनी, वो भी बैंकों पर थी। बहुत सारे सुझाव दिए थे इन्होंने। तो इन्होंने ही सिफारिश की थी कि जो आपका सेबी है, इसको आप वैधानिक मान्यता प्रदान करो, एक अधिनियम एक्ट लेके आओ, तब इसकी वैल्यू बढ़ेगी और इसके पास शक्तियाँ आएंगी। एक्ट पास किया 92 में, और 1992 में ही जैसे एक्ट बना, इसे वैधानिक दर्जा मिल गया। सेबी के कार्य क्या है, पूंजी बाजार यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का विनियमन करना, स्टॉक एक्सचेंज में सभी मध्यस्थों, जैसे शेयर दलाल, शेयर दलाल वहाँ अलाउ होते हैं, वो विधिक हैं। बीमा करताओं, बीमा करता भी वहाँ पे होते हैं, आपकी चीज़ों का, आप जो व्यापार कर रहे हैं उसका भी बीमा कर देते हैं, आपको लॉस हुआ तो आपको रिकवर करने में मदद मिलती है। बोले जितने भी वित्तीय खिलाड़ी हैं, पैसे वाले, वो सब यहाँ मिलेंगे शेयर मार्केट। म्यूचुअल फंड इत्यादि को पंजीकृत और विनियमित करना, ये इनका काम है।
स्टॉक एक्सचेंज में कोई कदाचार हो रही, हेर फेर, हर्षद मेहता आपने देखा होगा, हर्षद मेहता क्या करता था, हेर फेर ही तो करता था, है ना। जो इंटरनल जानकारी है वो उसको पहले मिल जाती थी, उसके आधार पर वो पहले ही शेयर खरीद के और अपने आधार पर किसी के बारे में थोड़ा सा इधर उधर फैला के उसके शेयर की रेट गिरा देता। ये सब करके उसने बहुत वो किया था, पैसा कमाया था, ठीक है। तो कदाचार की जांच करना, और जब एक दो बड़े बड़े घोटाले हो गए इसके बाद सेबी को और मजबूत किया गया। निवेशकों के हितों की रक्षा करना, क्योंकि आज की डेट में जितना निवेशक है ना वो खुदरा निवेशक, छोटा छोटा निवेशक है, किसी ने 50,000 लगाया, 60,000, 1 लाख, 10,000, और ऐसे करके जब लाखों करोड़ों लोग लगाते हैं तो बहुत बड़ी संपत्ति है। ये बेचारे घर बैठे बैठे इन्हें पता ही नहीं चलता इनका पैसा खत्म। इन्हें जागरूक करना। अब आते हैं कुछ टर्म। डिपॉजिटरी रसीद, यूपीएससी में कई बार इससे क्वेश्चन आया है, यूपी पीसीएस भी अगर लेवल थोड़ा बढ़ाएगी, अभी तो नहीं देखा मैंने 2-3 साल से क्वेश्चन, तो यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है? यह एक स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज, सपोज करो यहाँ की कंपनी है टीसीएस, इसे क्या करना है, अपना शेयर या अपनी चीजें, शेयर कहाँ के शेयर मार्केट से पैसा उठाना, अमेरिका के, यूएसए। तो ये डायरेक्ट जाके अपनी कंपनी यहाँ लिस्ट नहीं कर सकती, यहाँ से पैसा नहीं उठा। ये क्या करेगी, या इसको कहीं से शेयर खरीदना है, यूएसए के शेयर मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड है उसके शेयर खरीदने इसको, तो ये डायरेक्ट जाके शेयर नहीं खरीद सकती। ये क्या करेगी, ये जाके वहाँ का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान है, उसके पास जाएगी, उसे बताएगी इतने शेयर हमें इस चीज़ के खरीदने, उसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये पैसा देगी। पैसा दे के ये क्या करेगी, वो इनको डिपॉजिटरी रिसिप्ट देंगे। अगर ग्लोबली है तो वो जीडीआर हो जाएगी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिका की है तो एडीआर हो जाएगी, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। वो इनको एडीआर दे देगी, जैसे अमेरिका में खरीदा, एडीआर इनके पास है जो उस शेयर के मूल्य के बराबर ही है, एक प्रकार से शेयर ही है, बस डायरेक्ट नाम नहीं है। और ये कंपनी बीच में आ जाएगी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसने एडीआर जारी किया, और इसके पास उसी जितने मूल्य के इसके पास एडीआर है, इतने मूल्य के इसके पास जो भी शेयर ये खरीदना चाहे वो मिल जाते। मतलब एक बीच में मध्यस्थ होता है जो एडीआर, इस शेयरों के मूल्य के बदले में इसे शेयर नहीं जारी करता, एडीआर जारी कर देगा या जीडीआर जारी कर देगा। डिपॉजिटरी रिसिप्ट यही होती है। एक स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज पर कार्य करने योग्य एक प्रकार का हस्तांतरणी, मतलब एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को भी दे दोगे वो रिसिप्ट तो वो भी भजा सकते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। इसे आमतौर पर इक्विटी के रूप में, इक्विटी मतलब शेयर के रूप में ही देखा जाता है। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध एक विदेशी कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, तो शेयर के रूप में ही जारी किया जाता है, लेकिन कौन सी कंपनी, जो पब्लिक लिमिटेड हो, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध हो और विदेशी हो। फिर से समझ लो, देश की कंपनी है, टाटा है, इसे शेयर खरीदने अमेरिकन शेयर मार्केट से किसी कंपनी के या किसी और कंपनी के, तो ये क्या जाएगी, यहाँ के एक वित्तीय संस्थान से शेयर खरीदवाएगी कि आप हमें इतने शेयर यहाँ से दिलवाओ, इसे पैसा देगी, ये शेयर खरीदेगा, लेकिन इसको ये शेयर डायरेक्ट जारी नहीं करेगा। ये क्या बोलेगा, आपको हमने इतने एडीआर दे दिए, अब जो भी शेयर परफॉर्म करेगा इनका एडीआर का रेट वैसे ही कम बढ़ होता है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट अमेरिका में जारी की, अगर इसको जैसे यही डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये तो कॉमन टर्म हो गया, किसी भी देश में जारी हो सकती है, अगर ये अमेरिका में जारी की जाती है तो इसे बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर। यह अमेरिकी बैंक द्वारा जारी, ठीक है, वहां का बैंक कोई जारी करेगा, विदेशी कंपनी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमाणित हस्तांतरणीय लिखित, मतलब लिखित कागज है, जो प्रतिनिधित्व क्या कर रहा है, विदेशी कंपनी के शेयरों का, मींस अमेरिका की ही कंपनी के। तो अमेरिका की कंपनी विदेशी किसके लिए होगी, जो किसी और देश की होगी, मतलब अगर इंडिया की होगी तो। इसका कारोबार यूएसए के वित्तीय बाजारों में किया जाता है। अगर यह इंडिया में जारी हो तो आईडीआर हो जाता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। कॉमन टर्म में इसे बोला जाता है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट।
अगर ये जारी होता है तो आप दुनिया के जो भी देश इनको एक्सेप्ट करें, अपने नाम पर ना करें, तो फिर आप किसी भी देश में ये जारी करा सकते हो। यह एक बैंक प्रमाण पत्र है, जैसा बोला गया था। बैंक जारी करता है किस देश का? जहाँ के शेयर मार्केट में आपको शेयर खरीदने हो, वहीं का बैंक होना चाहिए। वो ये जारी करेगा, किसे जारी करेगा? दूसरे देश को जो शेयर खरीदना चाहे, दूसरे देश के संस्थान। और नाम क्या होगा? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसकी वैल्यू वही होगी जितने आप शेयर खरीदोगे, उसी के बराबर। विदेशी कंपनियों में शेयरों के लिए एक से अधिक देशों में जारी किया जा सकता है। यह कंपनियां आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है, इनमें सूचीबद्ध होती हैं। ठीक है। अगला टर्म है म्यूचुअल फंड। अब ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो आ गई सारी। म्यूचुअल फंड किसे बोलते हैं? आप लोग म्यूचुअल फंड को शेयर समझ लेते हो कि शेयर नहीं है। म्यूचुअल फंड क्या है? कोई कंपनी है म्यूचुअल फंड वाली, वो क्या करेगी, कुछ उसे जैसे उसने टारगेट किया कि हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो 100 करोड़ की क्या करेगा, सपोज करो 100 इकाइयां जारी करेगा। तो 100 करोड़ की 100, 1-1 करोड़ की 1 इकाई, इसको ये इकाई कहलाएगी म्यूचुअल फंड। ये इकाई जो जारी करेगा। अब ये म्यूचुअल फंड बेचेगा। 100 लोगों ने सपोज करो एक एक म्यूचुअल फंड इसका खरीद लिया, सारी इकाई इसकी बिक गई। और जो इकाई बिकी तो जो लोगों ने खरीदा उनके पास क्या मिला? उनके पास एक और एक क्या ऑनलाइन रिसीप्ट है कि हमारे पास ये शेयर है और कुछ नहीं है। और इनके पास से 1 करोड़ रुपए इसके पास चले गए। ऐसे करके 100 लोगों के पास से चले गए तो 100 करोड़ इसके पास आ गए। अब ये क्या करेगी? इस 100 करोड़ रुपए को लगाएगी अन्य कंपनियों में, अन्य कंपनियों के शेयरों में, ऋण पत्रों में, जहां से इसको लगता है कि हम इस पर ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो इसके लिए इसके पास एक्सपर्ट की एक टीम होगी जिसे बोलते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी। वो एक्सपर्ट इन जो पैसा इकट्ठा किया इसको लगाते हैं शेयरों में या ऋण पत्रों में। कुछ टाइम के लिए, जितने भी टाइम के लिए ये लगाएंगे, इनको रिटर्न मिला, सपोज करो 20% रिटर्न मिल गया, तो जो 100 करोड़ थे वो 120 करोड़ हो। तो जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा रुपए मिला है, अब जिस अनुपात में जिसने शेयर खरीदे होंगे उसी अनुपात में बांट दिए जाएंगे। ये होता है लाभ। ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। यह कई निवेशकों द्वारा संचित धन के एक समूह कोष को संदर्भित करता है। इस प्रकार से संचित धन के कोष को विभिन्न संपत्ति वर्गों जैसे ऋण निधि, इक्विटी में निवेश किया जाता है। इक्विटी मतलब शेयर। सभी निवेशकों के योगदान के अनुपात, जिसने जितनी इक्विटी खरीदी हो, जितनी इकाइयां खरीदी हो, जितना भी निवेश किया हो, उसके अनुपात में लाभ या हानि का वितरण होता है। कई बार हानि भी हो जाती है, तो उसी अनुपात में आपके क्या होंगे, लॉस भी होगा आपको। यह सेबी के साथ पंजीकृत होता है। मतलब इनका भी रेगुलेटर कौन है? सेबी, म्यूचुअल फंड का। बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। एक और फंड आता है, हाल ही में 4-5 साल पहले ही उसमें आया लाइमलाइट में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ। क्यों लाइमलाइट में आया? क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनियों ने ये बनाया। यह एक शेयर की तरह ही है, जो शेयर की तरह क्या स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होता है और व्यापार योग्य होता है। लेकिन टाइप इसका क्या होता है? म्यूचुअल फंड वाला। तो यह एक म्यूचुअल फंड है लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होता है और व्यापार योग्य भी होता है। ईटीएफ का सृजन संस्थागत निवेशक, संस्थागत क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशनल, मतलब वो रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट की कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हो, या बैंकों के लिए कोई लॉ हो तो उसके तहत रजिस्टर्ड हो, उसे बोलते हैं संस्थागत निवेशक। ये इंडिविजुअल ना हो कि कोई भी व्यक्ति हो, है ना। संस्थागत निवेशकों द्वारा किया जाता है ईटीएफ का सृजन। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकार की 22 जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, कोल इंडिया हो गया, है ना, एनटीपीसी हो गया है, तो इन सबको मिला के अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने। विनिवेश किसे बोलते हैं? एक होता है निवेश, जब किसी कंपनी में आप पैसा लगाते हो। विनिवेश होता है जब कंपनी में जो आपने पैसा लगाया उसे निकालते हो।
अब पैसा निकालना है तो कोई व्यक्ति जब उसे खरीदेगा कुछ हिस्से को तभी तो आपका निकलेगा, ऐसे तो निकल नहीं आएगा, आपको बेचना ही पड़ेगा, है ना कुछ हिस्सा। तो इसी को ही कंपनी की मैं अपनी कुछ हिस्सेदारी आप बेचने को रेडी रहते हो और कोई उसको खरीद लेता है तो उसे बोलते हैं विनिवेश। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने हेतु ईटीएफ का रास्ता अपनाया, ठीक है, गवर्नमेंट ने। और इसने क्या लेके आई, ईटीएफ फंड भारत 22 करके इसने एक ईटीएफ जारी कर दिया। आप लोग भी जाओगे म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो ईटीएफ भी खरीद सकते हो। इसमें 22 सरकारी कंपनियां सूचीबद्ध हैं। फायदा इसमें क्या होता है कि जितनी सरकारी कंपनियां सब बड़ा अच्छा परफॉर्म, अब जैसे आपको आईओसीएल है ना, या ऑयल इंडिया लिमिटेड है OIL, ये सब कंपनियां कहाँ इनका कुछ लॉस होने वाला है, ये तो लगातार जाना है, आगे जाना है, ये सब सूचीबद्ध हैं। अगर उसमें सेल है, भेल है, गेल है, ठीक है, तो फिर आगे बढ़नी ही बढ़नी है। हाँ, HAL जैसी कंपनियां थी तो राहुल गांधी जी बोल रहे थे ये सब डूबे दिवालिया होंगी, बेचो ने। एयर इंडिया जैसी हो, HAL अब तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही, बड़े ज़्यादा इसको ऑर्डर मिले हुए हैं तेजस 2 के। अगला होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स, PN नोट्स या P नोट्स। जैसा मैंने अभी डिपॉजिटरी रिसिप्ट बताई थी, सेम वही है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट किस लिए जारी की जाती है, अगर कोई शेयर खरीदना चाहे विदेश में। PN नोट्स क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में, कोई विदेशी व्यक्ति इंडिया में पोर्टफोलियो निवेश करना चाहे। पोर्टफोलियो निवेश होता है अल्पकाल के लिए, ठीक है, इसमें राइट्स या शेयर वगैरह नहीं मिलते। तो ये निवेश करना चाहे तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता। कोई विदेशी व्यक्ति है, उसे इंडिया में पोर्टफोलियो निवेश करना है तो वो डायरेक्ट आके नहीं कर सकता है, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा उसी देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। संस्थागत विदेशी निवेशक, इनकी लिस्ट इंडिया ने बना के रखी हुई है कि अमेरिका है तो अमेरिका में ये संस्थागत निवेशक हैं, ये बना रखा है सेबी ने। उसके पास जाएगा, उसको वो पैसा देगा, फिर ये संस्थागत निवेशक यहाँ पर निवेश करेगी उसी के यहाँ। और जो उसने निवेश किया उस निवेश के बदले उस व्यक्ति को जिसने पैसा लगाया है रियल में P नोट्स जारी कर देगी कि इतने ये P नोट्स आपके पास है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है, वहां पे शेयर की बात होती है, यहाँ पोर्टफोलियो निवेश की होती है। यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा ऐसे निवेशकों और हेज फंडों को जारी किए जाते हैं। जारी किए गए वित्तीय लिखत एक प्रकार का लिखित रसीद है जो भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करना चाहते हैं। मीन्स USA का बंदा है, इसे भारत में खरीदना है, पोर्टफोलियो निवेश करना, तो ये USA के उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास जाएगा जो संस्थागत निवेशक की लिस्ट में है, उसको ये पैसा देगा। फिर ये संस्थागत निवेशक ये निवेश करेगा भारत में, और जितना इसने निवेश किया इसके पैसों से इसे ये जारी कर देगा P नोट्स, बस इसे बोलते। इसमें निवेशक विदेशी पंजीकृत संस्थागत निवेशकों के माध्यम से भारतीय बाजारों में निवेश करते हैं। अब अगला मध्यस्थता, आर्बिट्रेज। क्या होता है आर्बिट्रेज, किसे बोलते हैं समझो। जैसे मैंने बोला शॉर्ट सेलिंग, उसी टाइप का ये होता है। सट्टेबाजी, शॉर्ट सेलिंग, आर्बिट्रेज सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। होता क्या है, सपोज करो आलू है, दिल्ली में अगर वो आलू बिक रहे हैं 60 रुपये किलो, और दिल्ली के पास में ही किसी गांव में चले जाओ 20-25 किलोमीटर दूर है, वहाँ आलू बिक रहे हैं 20 रुपये केजी। तो कोई व्यक्ति क्यों ना फायदा उठाना चाहे, वो तुरंत यहाँ से खरीदेगा 20 रुपये केजी और यहाँ आके बेचेगा। यही शेयरों के मामले में या किसी भी चीज़, वस्तु या संपत्ति के मामले में, अगर किसी को लगता है कि एक जगह सस्ता मिल रहा है दूसरे मार्केट में महंगा है, तो तुरंत खरीद के दूसरी जगह बेच देगा। तो यह मूल्य अंतर का लाभ उठाने के लिए, अगर मूल्यों में अंतर है दो बाजारों में तो उसका लाभ उठाने के लिए कुछ संपत्ति खरीदने तथा तुरंत इसे दूसरे बाजार में बेचने को संदर्भित करता है, और इसे बोला जाता है आर्बिट्रेज। एक और टर्म आता है एंजल निवेशक, एंजल इन्वेस्टर। एंजल नहीं होते हैं जो, है ना, उसी तरह ये आते हैं जो स्टार्टअप होते हैं। अब स्टार्टअप हैं, इनके आइडिया पर किसी को विश्वास नहीं है, आगे चलेंगे नहीं चलेंगे, तो कोई पैसा नहीं लगाता है क्योंकि पैसा डूब जाएगा। लेकिन कुछ हाई आय वाले जैसे रतन टाटा थे, एक एंजल निवेशक थे, ऐसे बड़े, इनके पास पैसा पड़ा हुआ है,
ये क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्प कर देंगे, लगा देंगे पैसा, क्योंकि ये देख लेंगे इसमें स्कोप है, ये व्यक्ति कर सकता है, ये लगा देंगे पैसा। इसी को बोलते हैं, तो रतन टाटा को क्या बोला जाएगा, एंजल इन्वेस्टर। यह हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, ठीक है, व्यक्ति है, इंडिविजुअल, जो एक बिजनेस स्टार्टअप के लिए पूंजी प्रदान करते हैं। अब ये जो पूंजी लगाएंगे, पूंजी के बदले में इन्हें क्या मिलेगा वो समझो। यह आमतौर पर परिवर्तनीय ऋण, परिवर्तनीय ऋण मतलब पहले तो ये लोन देंगे, लेकिन उस पर लिखा होगा कि 5 साल बाद यही लोन आपके शेयर में बदल जाएगा। जो भी आपके शेयर की वैल्यू, अगर शेयर की वैल्यू नहीं, कंपनी की जो वैल्यू हो, तो इतने परसेंट हिस्सेदारी इस लोन के बदले हमारे नाम हो जाएगी। तो तुरंत ये हिस्सेदारी या तो तुरंत मांगेंगे या ऋण के रूप में देंगे, लेकिन वो परिवर्तनीय होगा, या स्वामित्व इक्विटी के रूप में अपनी पूंजी को बदलते हैं। ठीक है। यह स्टार्टअप की शुरुआत में उस समय वित्तीय समर्थन प्रदान करते हैं जब अधिकांश निवेशक इन लोगों का, जो स्टार्टअप वाले हैं, इनका समर्थन नहीं करते हैं या तैयार नहीं होते, इसलिए इन्हें बोला जाता है एंजल निवेशक। अगला टर्म, मंदड़िया बाजार, बियर मार्केट। बियर और बुल आपने नाम सुना होगा, जो भी शेयर मार्केट से थोड़ा वाकिफ हो, जिसने हर्षद मेहता की मूवी देखी, और भी मूवियाँ आई बहुत, एक तो शायद बिग बुल करके ही मूवी आई थी। तो बुल वो होता है जहां पर शेयरों की बहुत ज्यादा खरीदारी हो रही है, तो वो बुल मार्केट होता है, जो खरीदता है उसे बोलते हैं बिग बुल या बुल। ठीक है। खरीदारी हो रही तो क्या होगा, शेयर के दाम हाई होंगे, दाम हाई होंगे तो अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी तो रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और बियर में क्या होता है, शेयर बेचे जाते हैं, जहां पर लगातार बड़ी मात्रा में शेयरों की बिकवाली हो रही हो, उसे बोलते हैं बियर मार्केट। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था डाउन जाएगी, डाउन जाएगी तो क्या होगा, कंपनियां छटनी करने को मजबूर होंगी, रोजगार कम होंगे और मंदी आएगी। ये दोनों का होता है। हिंदी में से बुल को बोलते हैं मंदड़िया, नहीं बियर को, और बुल को बोलते हैं तेजड़िया। ऐसा बाजार जहां शेयर की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही हो, बियर की बात हो, ऐसे बाजार में अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। फिर बुल में क्या होता है, वही बिग बुल वाला है, तेजड़िया। ऐसे बाजार को संदर्भित करता है जहां शेयरों की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही हो। मजबूत अर्थव्यवस्था उच्च रोजगार स्तर को दर्शाता है। जब महंगाई बताएंगे, उसी में बताएंगे मंदी की भी बात होगी, स्टैगफ्लेशन की बात होगी, इन्फ्लेशन की बात होगी, बताएंगे इन्फ्लेशन किस तरीके से आपके देश की ग्रोथ या वृद्धि दर में योगदान देती है। बॉन्ड किसे बोलते हैं, बॉन्ड बता ही दिया, एक पेपर होता है। अत्यधिक सुरक्षित ऋण लिखतों को संदर्भित करता है। वैसे तो ऋण कई टाइप के होते हैं, ये जो होता है अत्यधिक सुरक्षित होता है क्योंकि आपके पास एक प्रूफ होता है। इकाई को धन एकत्रित करने में सक्षम बनाता है, और हर कोई बॉन्ड जारी नहीं कर सकता, जैसे बोला संस्थागत ही होते हैं अधिकतर बॉन्ड जारी करने वाले, तो ये सुरक्षित हो जाता है। शेयरों का बाई बैक, अभी मैंने जिक्र किया था, बाई खरीदना, बैक मतलब वापस। कौन खरीदेगा, जिसने शेयर जारी किए, मतलब मालिक। इसके तहत कंपनी अपने शेयरों का एक निश्चित प्रतिशत या निश्चित संख्या सीधे बाजार से वापस खरीद सकती है, शेयर बाईबैक। लेकिन सेबी ने अभी इस पर क्या किया है, बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं कि ये नियम होने चाहिए, ऐसे ही खरीद सकते हो बेच। सपोज करो जब आपको जरूरत थी, आपने छोटे छोटे शेयरों, जो निवेशक हैं उनसे पैसा उठा लिया, अब आप आगे बढ़ने लगे, अच्छी कंपनी करने लगे, आप उनसे बोलो लाओ हमारे शेयर वापस, तो ऐसा नहीं है। सेबी ने बहुत सारे नियम बना रखे हैं कि ऐसे ऐसे ही खरीद पाओगे, नहीं तो। इनसाइडर ट्रेडिंग, इसी शब्द, ये शब्द आया ही था हर्षद मेहता के टाइम पे। इनसाइडर है वो व्यक्ति, अंदर ही काम कर रहा है और जानकारी दे रहा है किसको, हर्षद मेहता जैसे लोगों को। वो जानकारी जो पब्लिश नहीं हुई है, बाहर आई नहीं अभी, और जब पब्लिश नहीं हुई वो आपको पहले मिल गई कि ये कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं, या सबसे पहले कोई कंपनी होती है ना जिसमें लॉस हो या फायदा हो, ठीक है, तो वो अपना पूरा डेटा शेयर करती है शेयर मार्केट से, सेबी के साथ, जो वहाँ काम कर। अब वो जानकारी आपको मिल गई, आपने पहले उसके शेयर खरीदना बेचना जो भी था कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया, बाहर लोगों को पता ही नहीं चला। इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जब अनपब्लिश जानकारी आपको मिल जाए और आप उसके आधार पर खरीदारी करो। तो क्या है, यह मूल्य संवेदनशील अप्रकाशित जानकारी के आधार पर
कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री को संदर्भित करता है। आज की क्लास जो है ना, कभी पता करना, जो यूपीएससी की क्लासेस चलती हैं 3 या 4 क्लासेस चाहिए होती हैं, 3 से 4 आवर्स की, तब जाके ये टॉपिक ख़त्म होता है। आप लोगों को एक ही क्लास में मिल रहा हो, शायद उससे ज़्यादा जानकारी मिल रही है, पूरी समझ के साथ मिल रही है, तो थोड़ा सा लंबी भी हो रही, आराम से इसे बार बार पढ़ना हर व्यक्ति। फिर ओवर द काउंटर मैंने बता ही दिया। विकेंद्रीकृत बाजार है, मतलब जरूरी नहीं एक ही जगह हो, बहुत सारी जगह हो सकता है, जैसे कानपुर में है, पुणे में है ना, जिसमें स्टॉक, कमोडिटीज, मुद्राओं या अन्य लिखतों का, जिसमें बॉन्ड भी आ जाए, सीधे दो पक्षों के बीच में, दो कंपनी या दो पक्ष, सीधा व्यापार हो रहा है, बीच में ना कोई दलाल है ना कोई रेगुलेटर है, या किसी केंद्रीय एक्सचेंज और ब्रोकर के व्यापार होता है इसके बिना। ठीक है, बिना किसी केंद्रीय एक्सचेंज और ब्रोकर के व्यापार होता है, सीधे दो पक्षों के बीच में। ये थोड़ी सी छोटी कंपनियां होती हैं, छोटे निवेशक होते हैं, इनके बात होता है। इक्विटी शेयर क्या कहलाता है? इक्विटी शेयर बताया कि यहाँ पर मालिकाना हक मिलता है, वोटिंग राइट्स मिलते हैं, तो शेयर है ये वो वाला। यह आमजन के लिए जारी किया जाता है, जो आईपीओ होता है जैसे। ऐसे शेयरों में निवेशकों को वोट देने, लाभ साझा करने तथा कंपनी की संपत्ति का द्वारा नहीं होगा, कंपनी की संपत्ति पर दावा करने का अधिकार होता है। क्योंकि आप मालिक हो गए ना, आपने 1% शेयर खरीद लिए, इसको थोड़ा करेक्ट कर ले, अगर आपने 1% शेयर खरीद लिए, तो जब कंपनी की संपत्ति 1% संपत्ति पर आप दावा कर सकते हो। वो बात अलग है कि आपके पास वोटिंग राइट नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये संपत्ति, ये बिल्डिंग, अगर कंपनी के पास 100 बिल्डिंगें हैं, है ना, तो आप बोलो 1% में ये बिल्डिंग आती, ये आप मुझे दे दो, ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बॉडी वही डिसीजन लेगा जिसके पास 50+ यानी कि 51% शेयर है, जो वहां पर बोर्ड में बैठा हुआ है वो डिसीजन लेगा, बट आपके पास है। जब कंपनी कोई दिवालिया होने लगी या वो चीज होने लगी, तो बिल्कुल ये संपत्ति आपकी होगी, आप दावा कर पाओ। अगला है अधिमानी शेयर या अधिमान शेयर, जिसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। फिर से आ गया प्रेफरेंस शब्द। तो यहाँ पर आपके राइट्स, अधिकार ज्यादा नहीं होते, अधिकारों में प्रेफरेंस नहीं मिलता। यहाँ प्रेफरेंस मिलता है कि कंपनी का जो भी लाभ है, मुनाफा है, जो कंपनी का लाभ होता है, कंपनी क्या करती है, उस लाभ को वितरित करती है लाभांश के रूप में। तो लाभांश दो टाइप का होता है, एक वितरित और दूसरा होता है अवितरित। अवितरित लाभांश तो वो होता है कंपनी नई जगह इन्वेस्ट करने के लिए रख लेती है, और वितरित होता है जो अपने उसमें बेच देती है। तो ये जो अधिमानी शेयर जिस व्यक्ति के पास होते हैं, कंपनी ये लाभांश बांटने से पहले इस व्यक्ति का जितना बैठ रहा है ना, वो देगी। बाद में उसके जो इक्विटी शेयर धारकों को लाभांश बाद में बांटा जाएगा, पहले इसको देना पड़ेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने पैसा भी लगाया है और आपसे कोई वोटिंग राइट्स, मालिकाना हक भी नहीं मांगा, तो लाभ पहले इसके पास जाएगा, है ना। या कंपनी दिवालिया होने वाली है, दिवालिया होने वाली है, तो इस व्यक्ति की संपत्ति को नहीं उसमें नुकसान पहुंचाया जाएगा। दिवालिया होगा, कंपनी की संपत्ति बिकेगी, तो सबसे पहले संपत्ति बेच के कर्ज इस व्यक्ति का चुकाया जाएगा, ये होता है। तो इसमें मतदान और सदस्यता का अधिकार नहीं मिलता है, परंतु लाभांश पर पहला दावा इन्हीं लोगों का होता है। ठीक, सबसे पहले दावा तो ऋण वालों का होता है, जो ऋण कर देते हैं, लोन देते हैं। फिर अगर शेयर धारकों में दावा होता है तो इनका होता है। एक होता है स्वीट शेयर। आपने देखो बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल जैसी, जब नौकरी देती हैं अपने बड़े अधिकारियों को, सीईओ वगैरह, उनके साथ में वो शेयर भी उनको देती हैं, केवल सैलरी नहीं देती, शेयर भी कुछ परसेंट देती हैं। इन्हीं शेयरों को बोला जाता है स्वीट शेयर। यह कंपनी के कर्मचारियों को बिना किसी शुल्क के दिया गया हिस्सा होता है उनके काम के बदले। और क्या होता है, जब शेयर किसी को दे दो, बड़े अधिकारी को कंपनी में, तो कंपनी ग्रो कर रही है, तो उसका भी शेयर का रेट बढ़ रहा है ना। इस तरीके से वो प्रोत्साहित होता है कंपनी के लिए काम करने का। सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन क्या होता है? यह भविष्य में बाजार की कीमतों में बदलाव से लाभ कमाने के लिए कुछ समय के अंतराल के साथ कुछ संपत्ति की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। शॉर्ट सेलिंग इसी का ही एक रूप है, जो मैंने बताया कि आपने अनुमान लगाया कि भविष्य में इस चीज के रेट गिरने वाले हैं या बढ़ने वाले हैं। अगर किसी चीज के रेट गिरने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, उसके शेयर बेच दोगे अगर आपके पास। और किसी चीज के रेट भविष्य में बढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, उसके शेयर बहुत सारे खरीद लोगे कि बढ़ जाए।
शॉर्ट सेलिंग, और इसके बाद जैसे ही बढ़ गए बेच दोगे, ज़्यादा लंबे समय के लिए आप रखोगे नहीं। ठीक है, ये होता है सट्टेबाजी। जोखिम पूंजी वेंचर कैपिटल क्या होता है? एक एंजल इन्वेस्टर तो बता दिया। जोखिम पूंजी वेंचर कैपिटल क्या होता है? यह निजी इक्विटी वित्त पोषण का एक रूप है। मतलब वित्त पोषण मिलता है, उसके बदले में शेयर ले लेता है। जो भी व्यक्ति पैसा देगा वो शेयर ले लेगा। इसमें वेंचर कैपिटल फर्म या फंड, एक वेंचर कैपिटल फर्म होती है जो कि पैसा आपसे क्या करेगी, इकट्ठा करेगी, और जो पैसा इकट्ठा करेगी उसे बोला जाएगा वेंचर कैपिटल फंड। इस फंड के द्वारा किसी उभरते स्टार्टअप या कंपनियों, इनको फंड दिया जाएगा। अब ये देखते हैं, ये एक्चुअली बहुत एक्टिव होते हैं। एक्टिव होते हैं तो ये बहुत आक्रामक तरीके से निवेश करते हैं, और परिस्थिति के अनुसार सारे डिसीजन बदलते रहते हैं ये लोग। ठीक है, तो ऐसे स्टार्टअप या कंपनियों में उच्च विकास क्षमता होती है। जब ये देखते हैं कि इनमें उच्च विकास क्षमता है, तभी ये क्या करते हैं, निवेश करते हैं, और इसके बदले में इनको इक्विटी मिल जाती है, शेयर मिल जाता है। हेज फंड भी इसी टाइप का एक फंड है। कई निवेशकों का पैसा एक साथ इकट्ठा करके इन्हें प्रतिभूतियों, पहले आपने इकट्ठा कर लिया पैसा, फिर उन्हें सिक्योरिटीज में लगाओगे, शेयर में, बॉन्ड में, या दूसरे निवेशों में लगाने का एक तरीका है। हेज फंड बाजार के उतार चढ़ाव, बाजार में जैसा उतार चढ़ाव आ रहा है, ये और ज़्यादा सुपर एक्टिव रहते हैं, वेंचर कैपिटल से भी ज़्यादा सुपर एक्टिव है लोग। ठीक है, कि बाजार के उतार चढ़ाव से निवेशकों की रकम को बचाने के लिए अलग अलग रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं, और इस टाइप के निवेश को क्या बोला जाता है, जोखिम भरा निवेश माना जाता है। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। जिसे भी बैच ज्वाइन करना है वो जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करें प्ले स्टोर पर। वहां पर जब ऐप डाउनलोड हो जाएगा, ऐप के अंदर ही एक ऑप्शन आएगा आपका स्टोर का, ऐप के अंदर भी स्टोर है एक। ठीक है, उसमें जाओगे तो सारे बैच मिल जाएंगे। ऊपर ही आपको मंडी परिषद का बैच मिल जाएगा, वहीं से परचेज कर लोगे। जब आपने बैच परचेज कर लिया तो उसकी स्लिप आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। बाकी ये बीपीओ का भी बैच चल रहा है, इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो या ऐप पर आपको मिल जाएगा, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट और फॉरेस्ट गार्ड का भी बैच आपका चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो इसको भी कोई तैयारी कर रहा है, ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो भी यहाँ से पढ़ रहा है, जैसे लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं और आपके आगे काम आएंगी, तो बिल्कुल जो भी आपके टच में उसे शेयर करते रहो, उसे बताओ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।